नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज में। आज इस वीडियो में हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम यानी कि मानव कंकाल तंत्र के विषय में डिटेल से अध्ययन करेंगे। यह जो टॉपिक है 12th क्लास के जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बायोलॉजी की जो आरबीएससी की 12th क्लास की बुक है उससे कंप्लीट मैटर तैयार किया गया है। और इसके अलावा हम बात करें तो यह वीडियो रीट, नीट और अन्य जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के अंतर्गत हम अस्थिया, उपास्थ्या, संधिया, स्नायु, कंडरा, अक्षीय कंकाल, उपांगीय कंकाल, हाथ की अस्थियाँ, पैर की अस्थियाँ, सिर, कान, पसलियाँ, कशेरुकाओं की अस्थियाँ, अंश मेखला, श्रोणि मेखला आदि सभी के विषय में आज इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में आपका कंप्लीट कंकाल तंत्र है वो टॉपिक कवर हो जाएगा, जो कि आपकी 12th क्लास की जो बुक आरबीएससी की बुक है उसमें जितना दिया गया उसके अनुसार ये पूरा मैटर तैयार किया गया है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानव कंकाल तंत्र। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो मानव कंकाल तंत्र की उत्पत्ति है वो किस प्रकार से हुई है। तो इसकी उत्पत्ति एक्टोड्रम व मीजोड्रम से हुई है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता बहुत बार कि मानव कंकाल तंत्र की उत्पत्ति किससे हुई है, तो एक्टोड्रम व मीजोड्रम से हुई है। तो सामान्यतः हम जानते हैं कि जो भ्रूणावस्था होती है, भ्रूणावस्था में 3 जनन स्तर बनते हैं। सबसे बाहर की ओर बनता है एक्टोड्रम, और इसके अंदर की ओर बनता है मीजोड्रम, और सबसे अंदर की ओर बनता है एंडोड्रम। तो इन जनन स्तरों से हमारे शरीर के अलग अलग प्रकार के अंग बनते हैं। तो उसमें मानव कंकाल तंत्र का निर्माण है वो एक्टोड्रम और मीजोड्रम से होता है। एक्टोड्रम और मीजोड्रम से मानव कंकाल तंत्र की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट हम बात करें कि कशेरुकियों में कंकाल 2 प्रकार के होते हैं। तो कशेरुकी जितने भी प्राणी होते हैं उनके जो कंकाल होते हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक तो बाह्य कंकाल यानी एक्सटर्नल स्केलेटल सिस्टम, और दूसरा होता है अंतः कंकाल या इंटरनल स्केलेटल सिस्टम। तो बाह्य कंकाल को हम देखते हैं। सबसे पहले बाह्य कंकाल पूर्ण या आंशिक रूप से शरीर के बाहर उपस्थित होता है। तो ये सामान्य रूप से हम बात करें तो शरीर के बाह्य रूप या बाहर स्थित होता है। इसकी उत्पत्ति चरम या अधिचरम से होती है। डर्मिस या एपिडर्मिस से इसकी उत्पत्ति होती है। सामान्यतः मर्द होता है, लेकिन कुछ रचनाएं जो होती हैं बाह्य कंकाल की वो रचनाएं त्वचा में, या रचनाओं की जो जड़ें होती हैं वो त्वचा में धसी रहती है। इस कारण इनमें सजीवों के जैसे लगातार वृद्धि होती रहती है। तो बाह्य कंकाल होता है ये शरीर के बाहर स्थित होता है। इसकी जो उत्पत्ति है वो चरम और अधिचरम से होती है। सामान्यतः मर्द होता है, लेकिन कुछ रचनाएं होती हैं जिन रचनाओं की जो जड़ें होती हैं वो त्वचा में धसी रहती है, और इसी कारण से सजीवों के जैसे वृद्धि है इनमें पाई जाती है। अब उदाहरण देखते हैं कि बाह्य कंकाल के रोम व नाखून, जो कि मानव में पाए जाने वाले बाह्य कंकाल, रोम यानी कि बाल और नाखून मानव में पाए जाने वाले बाह्य कंकाल हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर हम और देख लेते कि रोम और जो नाखून होते हैं इनमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि इनमें क्रिएटिन प्रोटीन है वो पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। मछली में सलक पाए जाते हैं बाह्य कंकाल के रूप में, जबकि सरीसृप में भी सलक पाए जाते हैं बाह्य कंकाल के रूप में। पक्षियों की बात करें तो पक्षियों में पर पाए जाते हैं और नखर, पर और नखर ये बाह्य कंकाल के रूप में पक्षियों में पाए जाते हैं। स्तनियों में रोम यानी कि बाल पाए जाते हैं। शरीर के बाहर नाखून होते हैं, सींग होते हैं, ये सभी बाह्य कंकाल के उदाहरण हो गए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अंतः कंकाल। अंतः कंकाल की हम बात करें तो शरीर के भीतर उपस्थित होता है, यानी कि ये शरीर के अंदर पाया जाता है। इसकी उत्पत्ति जो होती है मीजोड्रम से होती है। यहाँ पर बाह्य कंकाल की उत्पत्ति एक्टोड्रम से, जबकि अंतः कंकाल जो होता है इसकी उत्पत्ति मीजोड्रम से होती है। और ये सामान्यतः अस्थियों एवं उपास्थियों से बना होता है। अस्थियों एवं उपास्थियों से बना होता है अंतः कंकाल। प्रारंभ में उपास्थियाँ पाई जाती है। अंतः कंकाल में जो शुरुआती अंतः कंकाल का निर्माण होता है उस समय इसमें उपास्थियाँ पाई जाती है, लेकिन बाद में ये उपास्थियाँ किस में बदल जाती है, अस्थियों का निर्माण कर लेती है।
अंतःकंकाल सजीव होता है सामान्यतः, यानी कि ये मृत नहीं होता, ये सजीव होता है। और अंतःकंकाल की जो उत्पत्ति के आधार पर हम बात करें तो दो प्रकार से होता है। एक तो उपास्थि रूप अंतःकंकाल होता है, यानी कार्टिलेजिनस या कार्टिलेज से बना हुआ अंतःकंकाल, और दूसरा है बोन्स या अस्थियों से बना हुआ अंतःकंकाल होता है। तो ये हमने अंतःकंकाल की बात कर ली। अब इनके बारे में आगे हम डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उपास्थियों की। उपास्थि या कार्टिलेज, तो ये सामान्यतः बात करें तो कोमल एवं लचीली होती है। देखो अपनी जो नोज होती है, नाक जो होती है, उसके ऊपर पाए जाने वाले जो अस्थि, आप उनको दबाकर देख सकते हैं कि वो किस प्रकार की उपास्थि से बनी होती है। आपका कान का जो पीना होता है, बाहर वाला जो कान का पीना होता है, वो भी उपास्थि से बना होता है। तो उसको आप आसानी से दबाकर देख सकते हैं, कोमल होती है और लचीली होती है। तो उपास्थि किस प्रकार की होती है? कोमल व लचीली होती है। उपास्थि की आधात्री में कोंड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। बहुत बार क्वेश्चन है वो यहाँ से ही पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि उपास्थि जो होती है इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कोंड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। आधात्री में उपास्थ्याणु यानी कोंड्रियोसाइट, उपास्थ्याणु या कोंड्रियोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इसके आधात्री में कौन सी कोशिकाएं होती हैं? उपास्थ्याणु या कोंड्रियोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं। यही आगे जाकर के क्या करती हैं? उपास्थि का निर्माण करती हैं। आधात्री के चारों ओर पर्युपास्थि यानी पेरिकांड्रियम नामक आवरण पाया जाता है। तो जो आधात्री है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ये है, तो इसके चारों ओर जो आवरण होगा वो आवरण कौन सा होगा? पर्युपास्थि या पेरिकांड्रियम आवरण होगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें जो कार्टिलेज होती है, उपास्थि होती है, उसमें कौन सी प्रोटीन होती है? कोंड्रिन प्रोटीन होती है। चारों उसके अंदर पाए जाने वाले कोशिकाएं कौन सी होती है? कोंड्रियोसाइट या उपास्थ्याणु कोशिकाएं होती हैं। और इसके चारों ओर जो आवरण होता है उसे हम पर्युपास्थि या इसे हम कोंड्रियो या पेरिकोंड्रियम भी कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर है वो कार्टिलेज है, ये 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं इनकी हम बात कर लेते हैं। एक तो काचाभ उपास्थि, एक प्रत्यास्थ उपास्थि है, और तीसरा तंतुमय उपास्थि। तो इनके एग्जाम्पल से कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं उनमें उदाहरण के रूप में ही पूछ लिया जाता है कि काचाभ उपास्थि कहाँ पाई जाती है। तो एक बार यहाँ पर हम देख लेते हैं। काचाभ उपास्थि जो कि आधात्री के रूप में पाई जाती है, पारदर्शी व हल्के नीले रंग की होती है। आधात्री में पाई जाती है, पारदर्शी व हल्के नीले रंग की होती है। और ये सामान्यतः आप जो आँख में पाए जाने वाले जो द्रव होते हैं, नेत्रोद द्रव और एक काचाभ द्रव होता है, तो उसमें पाई जाती है। तो काचाभ उपास्थि ये आधात्री जो होती है इसकी पारदर्शी व हल्के नीले रंग की होती है। काचाभ उपास्थि की आधात्री पारदर्शी व हल्के नीले रंग की होती है। प्रत्यास्थ उपास्थि जो कि लचकदार होती है, यानी कि इसकी जो आधात्री होती है, मैट्रिक्स जो होता है, वो लचीले पीले तंतु पाए जाते हैं। तो प्रत्यास्थ जो उपास्थि है उसमें लचीले पीले तंतु पाए जाते हैं। और इसके उदाहरण आप देख सकते हैं, कर्णपल्लव और एपिग्लोटिस। आपके गले में पाए जाने वाली जो देखो बाहर निकली हुई दिखाई देती है, यहाँ पर ये वाली जो होती है एपिग्लोटिस होती है। और कर्णपल्लव जो होता है, कान का जो पीना होता है ये वाला, तो इसमें आपकी प्रत्यास्थ उपास्थि पाई जाती है। तंतुमय उपास्थि की हम बात करें तो तंतुओं का संघन विनाश पाया जाता है तंतुमय उपास्थि में, और ये दृढ़ होता है। उदाहरण की हम बात करें तो ये किसमें पाई जाती है? तंतुमय उपास्थि अंतराकशेरुक बिंब, अंतराकशेरुक जो बिंब होता है उसमें पाई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वाइट नजर आ रही है ये क्या होती है? उपास्थि है। ये 2 कशेरुका यहाँ पर जुड़ी रहती है, तो उपास्थि यहाँ पर पाई जाती है दोनों अस्थियों के मध्य। तो तंतुओं का संघन विनाश होता है, दृढ़ होती है, और अंतराकशेरुक बिंब इसका उदाहरण होगा। तो यहाँ पर आपको तीनों के उदाहरण आपको ध्यान में रखने हैं कि काचाभ उपास्थि जो कि आपके नेत्रोद द्रव हैं उनमें पाई जाती है, प्रत्यास्थ उपास्थि कर्णपल्लव व एपिग्लोटिस में, और तंतुमय उपास्थि वो अंतराकशेरुक बिंब में पाई जाती है। यहाँ पर 2 टर्म आती है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इनसे संबंधित क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, और इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है। स्नायु या जो लिंगामेंट होता है ये तो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, यानी कि स्नायु या लिगामेंट जो होता है ये अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। जबकि कंडरा या टेंडन्स होता है ये अस्थि को पेशियों से जोड़ता है। तो स्नायु तो क्या होता है? अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, और कंडरा या जो टेंडन्स होता है,
कंडरा टेंडेंस होता है, ये अस्थि को पेशियों से जोड़ता है, अस्थि को पेशियों से जोड़ता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया उपास्थि के विषय में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अस्थियाँ। तो उपास्थि में हमने क्या क्या देखा है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि जो सामान्यतः कोमल होती हैं, उपास्थि की आधात्री कॉन्ड्रिन प्रोटीन की बनी होती है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाए जाते हैं आधात्री में, और इसके आधात्री में उपस्थ्याणु या कॉन्ड्रोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं। और आधात्री के अंदर हम बात करें तो चारों ओर जो आवरण होता है वो प्रियुपास्थि या पेरिकोन्ड्रियम कहलाता है। 3 प्रकार की होता है, काचाभ उपास्थि जिसमें पारदर्शी हल्के नीले रंग का आधात्री होता है, प्रत्यास्थ उपास्थि है उसमें आधात्री लचीले पीले तंतु पाए जाते हैं, और तंतु में उपास्थि वो कि तंतुओं का संघन विनाश होता है। स्नायु जो कि अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, और टेंडम्स होता है ये अस्थि को पेशियों से जोड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अस्थियों की। तो मजबूत व दृढ़ होती है, ये तो हम जानते हैं कि जो अस्थियाँ होती है ये मजबूत व दृढ़ होती है। इसमें प्रोटीन जो होता है अस्थियों में 38% प्रोटीन होता है, अकार्बनिक लवण भी पाए जाते हैं जो कि 62% होती हैं। प्रोटीन 38% होता है और अकार्बनिक प्रोटीन है, अकार्बनिक लवण होते हैं ये 62% होते हैं, और इसी के कारण ये दृढ़ होती है, इसी के कारण दृढ़ होती है या मजबूत होती है। अस्थियों को जो आवरण होता है वो पेरिओस्टियम कहलाता है। अस्थियों के चारों ओर जो आवरण पाया जाता है उसे हम पेरिओस्टियम या प्रियस्थि कला भी कहते हैं। पेरिओस्टियम या प्रियस्थि कला कहा जाता है। इसके नीचे का स्तर है वो अस्थि कोरक कोशिकाएं पाई जाती हैं, अस्थि कोरक कोशिकाओं का होता है या ओस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं का होता है। यानी कि जो चारों ओर आवरण होता है, चारों ओर जो आवरण होता है उसे हम कहते हैं पेरिओस्टियम। देखो यहाँ पर भी आप देख सकती हैं। तो इस प्रकार से जो आवरण होता है उसे हम पेरिओस्टियम कहते हैं, और उसके नीचे की ओर एक कोशिकाओं का इस प्रकार से स्तर पाया जाता है जो अस्थिकोरक या ओस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं का स्तर होता है। इसके बाद में हम इसके आधात्री की बात करें तो इस आधात्री में क्या क्या पाया जाता है, तो सकेंद्रीय वलयों के रूप में अस्थियाणु कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस प्रकार से होती हैं चारों ओर सकेंद्रीय वलयों के रूप में अस्थियाणु कोशिकाएं पाई जाती हैं, ओस्टियोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं। अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिका होती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अस्थियों का निर्माण कौन सी कोशिकाओं से होता है, तो अस्थि का निर्माण है अस्थियाणु कोशिका या ओस्टियोसाइट कोशिका से अस्थि का निर्माण होता है। इसमें जो प्रोटीन पाई जाती है वो कौन सी होती है, ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया है कि अस्थियों की आधात्री में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो कौन सी प्रोटीन होती है, ओसिन प्रोटीन है वो पाई जाती है। कैल्शियम व फॉस्फेट के लवण पाए जाते हैं। मैंने पहले ही बताया कि अकार्बनिक लवण होते हैं, कैल्शियम और फॉस्फेट के लवण होते हैं जो कि अस्थि को दृढ़ता प्रदान करती हैं। अस्थियाँ सामान्यतः 2 प्रकार की होती है, एक तो उपास्थि जात अस्थियाँ और एक कला जात अस्थियाँ। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। अस्थियाँ सामान्यतः मजबूत व दृढ़ होती है, 38% प्रोटीन होता है, और अकार्बनिक लवण यानी कि 62% अकार्बनिक लवण होते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो अस्थियों के चारों ओर जो आवरण होता है जिसे हम पेरिओस्टियम या परिअस्थि कला कहते हैं, इसके नीचे का जो स्तर होता है उसे अस्थि कोरक या ओस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं कहते हैं। इसकी आधात्री यानी मैट्रिक्स होता है उसमें सकेंद्रीय वलयों के रूप में अस्थियाणु कोशिकाएं पाई जाती है, सकेंद्रीय वलय के रूप में अस्थियाणु कोशिकाएं पाई जाती हैं। अस्थियाणु कोशिका या जो ओस्टियोसाइट होती हैं यही क्या करती है, आगे जाकर के अस्थि का निर्माण करती हैं। अस्थियाणु कोशिका, ये देखो क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि अस्थि का निर्माण कौन सी कोशिकाओं से होता है, तो अस्थियाणु कोशिका या फिर ओस्टियोसाइट कोशिका से अस्थि का निर्माण होता है। अस्थियों के मैट्रिक्स में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो ओसिन प्रोटीन होती है। इसमें कैल्शियम फॉस्फेट के लवण भी पाए जाती हैं जो कि अस्थि को दृढ़ता प्रदान करते हैं। अस्थियाँ 2 प्रकार की होती है, एक तो उपास्थि जात अस्थियाँ और एक कला जात अस्थियाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं उपास्थि जात अस्थियाँ या प्रतिस्थापी अस्थियाँ। तो उपास्थि जात अस्थियाँ या प्रतिस्थापी अस्थियाँ, तो इनकी बात करें तो ये अस्थियाँ प्रारंभ में उपास्थियों के रूप में ही पाई जाती है लेकिन बाद में अस्थियों में रूपांतरित हो जाती है। देखिए सामान्यतः जब उपास्थियों के रूप में होती है तो इसके चारों ओर जो आवरण होता है वो पेरिकोन्ड्रियम होता है। अन्य जो प्रोटीन पाई जाती है वो कौन सी होती है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन होती है। और इसके अलावा हम बात करें तो इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो कॉन्ड्रोसाइट कोशिकाएं होती हैं। लेकिन धीरे धीरे ये उपास्थियाँ होती हैं, ये किस में बदल जाती है, अस्थियों में बदल जाती है। और बदलने के समय इसमें क्या होता है, जो कॉन्ड्रिन प्रोटीन होती है वो तो ओसिन प्रोटीन में बदल जाती है, और पेरिकोन्ड्रियम होता है वो
पेरिओस्टियम में बदल जाता है। इसके अलावा जो कोशिकाएं होती हैं, कॉन्ड्रोसाइट कोशिकाएं होती हैं, वो ओस्टियोसाइट कोशिकाओं में बदल जाती है। और इसके अलावा उसमें कैल्शियम और फॉस्फेट के लवण है वो भी इसमें इकट्ठे होने लगते हैं, जिसके कारण अस्थियाँ क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है। कलाजात अस्थियाँ या वेस्टनाभी अस्थियाँ। कलाजात अस्थियाँ या वेस्टनाभी अस्थियाँ, तो इसका निर्माण योजी ऊतक से होता है। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उससे कलाजात अस्थियाँ या वेस्टनाभी अस्थियाँ का निर्माण होता है। मिसेनकाइमल कोशिकाओं के समूह तंतुओं का जाल बना लेते हैं, यानी मिसेनकाइमल हमने बात की थी थोड़ी देर पहले कि 3 जनन स्तर पाए जाते हैं। इसमें जो मध्य का होता है वो मिसेनकाइम या मीजोड्रम होता है, उसमें कुछ मिसेनकाइमल कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये मिसेनकाइमल कोशिकाएं होते हैं, ये तंतुओं का जाल बना लेते हैं और इस जाल से अस्थिकोरक कोशिकाएं चिपक करके ओसिन प्रोटीन का स्रावण करती है। तो ये जो जाल होगा उससे कोई अस्थिकोरक कोशिकाएं हैं वो आती है, इससे चिपक जाती है और चिपक करके ये क्या करती है, ओसिन प्रोटीन का स्रावण करती है तथा आधात्री का निर्माण भी इसी के द्वारा होता है। और अन्य जो इसके अलावा जो कुछ मिसेनकाइमल कोशिकाएं बच जाती है वो मिसेनकाइमल कोशिकाएं कैल्शियम लवणों का स्रावण करती है, जिसके कारण ये जो कोशिकाएं होती हैं या जो अस्थि होती है दृढ़ हो जाती है। आधात्री के चारों ओर जो मिसेनकाइमल कोशिकाएं हैं वो प्रिय अस्थिकला का, यानी जो आधात्री होगा इसके चारों ओर मिसेनकाइमल कोशिकाएं इकट्ठी होकर के प्रिय अस्थिकला आवरण का निर्माण करती है और इस प्रकार से अस्थि का निर्माण हो जाता है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि कलाजात अस्थियाँ वेस्टनाभी अस्थियों का निर्माण है योजी ऊतक से होता है। मिसेनकाइमल कोशिकाओं के समूह जो होते हैं ये मिलकर के तंतुओं का जाल बना लेते हैं और इस जाल से अस्थिकोरक या ओस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं वो आकर के चिपक जाती हैं और चिपक करके ओसिन प्रोटीन का स्रावण करती हैं। और इसके अलावा आधात्री का निर्माण है वो भी ओस्टियोब्लास्ट या अस्थिकोरक कोशिकाओं के द्वारा होता है। इसके बाद में कुछ अन्य जो मिसेनकाइमल कोशिकाएं होती हैं वो कैल्शियम लवणों का स्रावण करती हैं और इसके कारण ये जो अस्थियाँ होती हैं ये दृढ़ हो जाती हैं। इसके बाद में जो आधात्री के चारों ओर जो मिसेनकाइमल कोशिकाएं रह जाती हैं वो क्या करती है, परिय अस्थिकला या पेरिओस्टियम आवरण का निर्माण करती है और इस प्रकार से अस्थि का निर्माण हो जाता है। तो ये 2 प्रकार से अस्थियों का निर्माण, उपास्थिजात अस्थियाँ और कलाजात अस्थियाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंकाल की जो संधियाँ होती हैं। देखो सभी जो अस्थियाँ होती हैं आपस में संधियों के माध्यम से जुड़ी रहती हैं, तो वो संधियाँ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो 2 या 2 से अधिक अस्थियों के मध्य या अस्थि एवं उपास्थि के मध्य संपर्क स्थल को संधि कहते हैं। देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक अस्थि ये हो गई और एक अस्थि ये हो गई और बीच में जो यहाँ पर जुड़ी रहती हैं ये क्या हो गया, संधि स्थल हो गया। तो 2 या 2 से अधिक अस्थियों के मध्य या तो अस्थियाँ हो सकती हैं या अस्थि और उपास्थि हो सकती हैं। इनके मध्य जो संपर्क स्थल होता है जहाँ से ये जुड़ी रहती हैं उसे हम संधि कहते हैं। और संधि सामान्यतः हम बात करें तो 3 प्रकार की होती हैं, एक तो स्थिर अचल संधि और एक आंशिक चल संधि। तो पहले हम स्थिर अचल संधि की बात कर लेते हैं। तो इनमें गति संभव होता है, गति के आधार पर हम बात करें तो इसमें गति संभव नहीं होती है। देखो यहाँ पर आप मस्तिष्क का चित्र देख रहे हैं, तो इसमें जो अस्थियाँ पाई जाती हैं इनमें आपस में गति संभव नहीं होती, जुड़ी रहती हैं, इनमें भी संधि पाई जाती है लेकिन इनमें गति संभव नहीं होती है। तंतु में संयोजी ऊतक द्वारा दृढ़तापूर्वक जुड़ी रहती हैं, तंतु में संयोजी ऊतक के द्वारा दृढ़तापूर्वक जुड़ी रहती हैं। और करोटी के मध्य उपस्थित जो सीवन होती है, करोटी खोपड़ी, इसके मध्य जो सीवन पाए जाते हैं इनमें जो संधि होती है वो स्थिर अचल संधि होती है। तो ये आप यहाँ से समझ सकते हैं और इसका एग्जाम्पल आप ध्यान में रख सकते हैं कि स्थिर अचल संधि, इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें गति संभव नहीं होती है। तंतु में संयोजी ऊतक द्वारा दृढ़तापूर्वक जुड़ी रहती है। और आपको एग्जाम्पल इसका ध्यान में रखना है कि करोटी के मध्य जो सीवन पाए जाते हैं उन सीवनों में पाए जाने वाली जो संधि होती है वो कौन सी होती है, स्थिर अचल संधि हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं आंशिक चल संधि, जिसके अंदर क्या होता है, सीमित गति संभव होती है, कुछ ही मात्रा में गति इसमें पाई जाती है। इसके उदाहरण है जंगन संघान, कशेरुकाओं की संधियाँ, दंतिका अस्थियों की मध्य संधि। तो जंगन संघान यानी हमारे जो कूल्हे के अंदर पाए जाने वाली जो संधि है, इसके अलावा कशेरुकों के मध्य पाए जाने वाली संधि है, और जो दांत होते हैं, जबड़े होते हैं, उसके अंदर पाए जाने वाली संधि होती है। इनमें कुछ या सीमित गति संभव होती है, ये आंशिक चल संधि के अंतर्गत आते हैं।
ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो श्रोणी मेखला बनी हुई है, तो इसमें जो गति पाई जाती है वो कैसी होती है, आंशिक चल संधि होती है। और ये सामान्यतः निम्न प्रकार की होती हैं। तो पहला है दुराग्र संधि, पहला है दुराग्र संधि, तो इसमें पार्श्व गति संभव होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसमें पार्श्व गति संभव होती है, जैसे शीर्षधर यानी कि जो हमारी गिरवा के अंदर जो पाई जाती है, कशेरुका पाई जाती है, उसमें पाई जाती है दुराग्र संधि। एक्सिस कशेरुकों के मध्य संधि गिरवा में पाए जाते हैं, दोनों ही कशेरुकाएं शीर्षधर और एक्सिस कशेरुकाएं हैं। इनमें पाए जाने वाली जो संधि है वो कौन सी होती है, दुराग्र संधि होती है। इसमें पार्श्व गति संभव होती है, साइड में ही गति होती है इसके अंदर, इस प्रकार से जैसे हमारी गर्दन में हम साइड में ही मूवमेंट कर सकते हैं। विसर्पी गति, तो ये एक दूसरे पर विसर्पण के द्वारा गति संभव होती है इसमें, जैसे कशेरुकों की गति, कशेरुकाओं की गति है, कलाई की गति है, कलाई की संधि है। तो ये क्या इसके उदाहरण हो गए। विसर्पी जो संधि होती है किस में पाई जाती है, कशेरुकाओं की संधि, कलाई की संधि, इसमें विसर्पी संधि पाई जाती है। दुराग्र संधि हो गया, विसर्पी संधि हो गया। दुराग्र संधि में पार्श्व गति संभव होती है, विसर्पी में एक दूसरे पर विसर्पण के द्वारा गति संभव होती है। तो दुराग्र में आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, शीर्षधर और एक्सिस कशेरुकाओं में दुराग्र संधि पाई जाती है। विसर्पी में कशेरुकाओं की संधि और कलाई की जो संधि होती है, इनमें एक दूसरे पर विसर्पण के द्वारा गति संभव होती है, इसे विसर्पी गति कहते हैं। नेक्स्ट जो तीसरे प्रकार की जो संधि आती है वो है चल संधि। चल संधि या साइनोवियल जॉइंट, तो एक से अधिक दिशाओं में गति होती है इनमें, चल संधि या साइनोवियल जॉइंट। तो इसमें एक से अधिक दिशाओं में गति पाई जाती है। तो संधि अस्थियों के मध्य जो स्थान होता है, जहाँ पर संधि होती है, उन अस्थियों के मध्य का जो स्थान होता है उसे साइनोवियल कैविटी कहते हैं। यानी कि जिस स्थान, देखो यहाँ पर ये जुड़ रही हैं दोनों अस्थियाँ, तो ये वाला जो स्थान होता है ये क्या कहलाता है, साइनोवियल कैविटी कहलाता है। कैविटी में साइनोवियल द्रव्य भरा रहता है। जो यहाँ पर कैविटी होती है, गुहा होती है, उसमें साइनोवियल द्रव्य भरा रहता है और जो कि स्नेहक के रूप में कार्य करता है। ये इनको क्या करता है, एक दूसरे पर विसर्पण या इनको घर्षण होने से बचाता है, स्नेहक के रूप में कार्य करता है। ये तीन प्रकार की होती है। सामान्यतः हम बात करें तो ये तीन प्रकार की होती है। पहला कंदुक खलेका संधि, दूसरा कब्जा संधि और तीसरा दीर्घवर्तज संधि। तो कंदुक खलेका संधि की हम बात करें तो इसे हम बाल एंड सॉकेट जॉइंट पे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। तो कंदुक खलेका संधि या बाल एंड सॉकेट जॉइंट की बात करें तो ये सभी दिशाओं में गति संभव होती है इसमें। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक तरफ बाल के जैसा और ये सॉकेट के जैसा है। तो कंदुक खलेका संधि या बाल सॉकेट जॉइंट में सभी दिशाओं में गति संभव होती है। जैसे स्कंध, हमारे कंधे की जो संधि होती है। श्रोणी संधि है तो हमारे पैर की जो संधि होती है, श्रोणी मेखला के द्वारा जो पैर फीमर जुड़ी रहती है वहाँ पर जो संधि पाई जाती है श्रोणी संधि या स्कंद संधि, ये कंदुक खलेका संधि के एग्जाम्पल हैं। तो जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इनमें एक बॉल के जैसा होता है, एक सॉकेट के जैसा होता है। नेक्स्ट है कब्जा संधि, जिसे हम हिंज जॉइंट भी कहते हैं। तो एक ही तल में गति होती है, इनमें एक ही तल में गति पाई जाती है, चारों ओर गति नहीं होती है। जैसे कोहनी की संधि हो गई, अंगुलियों की संधि है तो अंगुलियां पीछे की ओर गति नहीं करती है ना, अंगुलियों की संधि हो गई, एटलस संधि हो गई, ये क्या होती हैं, सिर्फ एक ही तल में गति करती हैं। तो कब्जा संधि या हिंज जॉइंट, कोहनी की संधि, अंगुलियों की संधि और एटलस संधि होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं दीर्घवर्त संधि। दीर्घवर्त संधि में क्या होता है, दो तलों में गति संभव होती है, दो ही तल में गति पाई जाती है। जैसे बहिप्रकोष्ठिका, जो बहिप्रकोष्ठिका उसमें गति पाई जाती है। और मणिबंध संधि जो होती है, यानी कि जो मणिबंध हमारी जो कलाई के अंदर कलाई के आगे जो पाए जाने वाली जो अस्थियां होती हैं उनमें पाए जाने वाली गति है वो दीर्घवर्तज गति होती है। इसमें दो ही तलों में गति संभव होती है। तो तीन प्रकार की होती है चल संधि। एक तो कंदुक खलेका संधि जो कि स्कंद और श्रोणी में यानी कि कंधे में और जो पैर श्रोणी मेखला से जो फीमर जुड़ी रहती है वहाँ पर पाए जाने वाली संधि। कब्जा संधि या हिंज जॉइंट की कहते हैं, तो एक ही तल में पाई जाती है, जो कि कोहनी, अंगुलियों की संधि और एटलस संधि। दीर्घवर्त संधि ये बहिप्रकोष्ठिका और मणिबंध संधि, इनमें पाई जाती है दीर्घवर्त संधि। तो हम आगे जो 206 अस्थियाँ पाई जाती हैं उसके विषय में आगे की स्लाइड में देखेंगे। तो एक बार जो कंकाल तंत्र होता है अंतकंकाल, उसके कार्य क्या होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो कंकाल तंत्र शरीर का आलंबन ढांचा बनाकर शरीर को निश्चित आकार प्रदान करता है।
यानी कि शरीर का आलंबन ढांचा बना करके तैयार करके शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करता है कंकाल तंत्र। शरीर के कोमल अंगों की कोमल अंग जो होते हैं शरीर के, उन अंगों की रक्षा करता है। जो कंकाल तंत्र होता है शरीर के कोमल अंग है, जैसे कि फेफड़े है, हृदय है, इन कोमल अंगों की सुरक्षा वो किसके द्वारा की जाती है? कंकाल तंत्र के द्वारा की जाती है। पशु का पिंजर का निर्माण करते हैं। चलने में सहायक होते हैं, जैसे मांसपेशियों से जुड़ जाते हैं और जुड़ करके क्या करते हैं? चलने में सहायता प्रदान करते हैं कंकाल तंत्र। मांसपेशियों के जुड़ने के लिए सतह प्रदान करते हैं, यानी कि मांसपेशियां इन्हीं कंकाल तंत्र के द्वारा जुड़ी रहती है, तो इनको जुड़ने के लिए सतह कंकाल तंत्र के द्वारा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है अस्थि मज्जा में रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो जो अस्थियाँ होती है उनकी जो गुहा होती है उसमें अस्थि मज्जा कहते हैं उसे ही हम, और उस अस्थि मज्जा में क्या होता है? रक्त कणिकाओं का निर्माण है उसी में पाया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है कि शरीर को आलंबन ढांचा बनाकर शरीर को निश्चित आकार प्रदान करना, शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करना, चलने में सहायता, मांसपेशियों के जुड़ने के लिए सतह प्रदान करना, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि रक्त का निर्माण किससे होता है? अस्थि मज्जा से होता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कंपटीशन की दृष्टि से देखें या फिर हमारे जो बोर्ड के एग्जाम है उनकी दृष्टि से देखें, क्योंकि अस्थियों से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से पूछे जाते हैं। एक तो मैंने पहले बताया कि जो कौन सी प्रोटीन पाई जाती है अस्थि और उपास्थि में, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और एक यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। तो वयस्क मनुष्य में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है, जबकि बच्चों में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 300 प्लस पाई जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वयस्क व्यक्ति होता है उसमें तो अस्थियों की संख्या 206 होती है, जबकि बच्चों में अस्थियों की संख्या अधिक होती है, 300 प्लस होती है, क्योंकि अस्थिकरण की क्रिया के फलस्वरूप ये आपस में जुड़ जाती है। तो कुल अस्थियाँ होती है 206, जिसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो अक्षीय कंकाल जिसमें 80 अस्थि पाई जाती है, जबकि एक उपांगीय कंकाल होता है जिसमें 126 अस्थि पाई जाती है। तो अक्षीय कंकाल तो वो होता है जो कि मध्य में पाया जाता है, हमारे शरीर में मध्य में पाया जाता है। तो इस अक्षीय कंकाल में टोटल कितनी अस्थियाँ होती हैं? 80 अस्थियाँ होती हैं। तो इसको हम सामान्यतः 4 भागों में बांटते हैं। एक तो क्रोटी की अस्थियाँ जिसमें 29 अस्थियाँ होती हैं, एक कशेरुक दंड की अस्थियाँ जिसमें कितनी होती है? 33 होती हैं, और एक फसलिया जिसमें टोटल फसलियाँ 24 पाई जाती हैं, और एक उरोस्ती जिसमें 1 अस्थि पाई जाती है उरोस्ती में। तो पहले हम क्रोटी की अस्थियों की बात कर लेते हैं जिनकी संख्या होती है 29। आगे इनके विषय में हम डिटेल से देखेंगे। अगर ये चार्ट या ये चित्र जो रेखा चित्र आपको याद हो गया तो समझ लो आपका कंकाल तंत्र का टॉपिक है वो कंप्लीट याद हो जाएगा। आगे आप इनके अलावा कुछ और अन्य देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन लगभग यहीं से पूछा जाता है। तो पहले हम बात करते हैं क्रोटी की अस्थियाँ जिनकी संख्या होती है 29। कपालीय अस्थियाँ तो हमारे सिर में पाए जाने वाली जो अस्थियाँ कितनी होती है? 8 अस्थियाँ हमारे सिर या कपाल या खोपड़ी में पाई जाती हैं। चेहरे की अस्थियाँ तो चेहरे में कितनी अस्थियाँ होती है? 14 अस्थियाँ हमारे चेहरे में पाई जाती हैं। कंठी का अस्थि हमारे कंठ में 1 अस्थि पाई जाती है। इसके अलावा हम बात करें तो मध्य जो कर्ण होता है तो मध्यकर्ण, कर्ण के 3 भाग होते हैं, एक तो अंतःकर्ण, एक बाह्यकर्ण और एक मध्यकर्ण। तो मध्यकर्ण के अंतर्गत 3 अस्थियाँ पाई जाती हैं, और एक कान में 3 होती तो दोनों कानों में कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएंगी। 6 और 1 7, 7 और 14 21, 21 और 8 29। टोटल क्रोटी में खोपड़ी में हमारे सिर में कितनी अस्थियाँ होती हैं? 29 अस्थियाँ होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो कशेरुक दंड है, कशेरुक दंड में टोटल अस्थियाँ जो होती है बच्चों में तो 33 पाई जाती हैं, जबकि वयस्क में 26 मिलती है। तो आपको ध्यान में रखना कशेरुक दंड के अंदर जो कशेरुकाएँ होती हैं, जो वयस्क व्यक्ति है उसमें तो 26 पाई जाती हैं, जबकि बच्चों की बात करें तो बच्चों में 33 कशेरुकाएँ पाई जाती हैं। एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो गिरवा कशेरुकाएँ, जो कि गिरवा कशेरुकाओं की संख्या होती है 7। वक्ष कशेरुकाएँ जो वक्षीय गुहा में पाई जाती हैं, वक्ष कशेरुकाओं की संख्या होती है 12। कटी कशेरुकाएँ हैं, इनकी संख्या होती है 5। त्रिक अस्थि की हम बात करें तो बच्चों में तो 5 पाई जाती है, लेकिन वयस्क में जुड़ करके क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। इसी प्रकार से जो अनुत्रिक कशेरुकाएँ होती हैं तो बच्चों में जो होती हैं 4 होती हैं, जबकि आपस में जुड़कर वयस्क में 1 रह जाती हैं। तो इस प्रकार से इनकी हम काउंटिंग करें तो 4 5 9, 9 और 5 14, 14 और 12 26, 26 और 7 33 अस्थियाँ तो बच्चों में मिलती हैं, और ये 2
5 4 ये यहाँ पर होती है 1 और 1 2 और 7 7 19 19 और 7 26 26 अस्थियाँ किस में मिलती है? वयस्क में मिलती हैं। तो कशेरुक दंड या कशेरुकाओं की संख्या बच्चों में 33 और वयस्क में 26। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पसलियों की। टोटल जो पसलियाँ होती हैं या तो 24 लिखा हुआ मिल सकता है या 12 जोड़ी होती हैं, जो कि पीछे की ओर तो कशेरुकाओं से जुड़ी रहती है और आगे की ओर पसलियाँ किससे जुड़ी रहती है? स्टर्नम से जुड़ी रहती है, उरोस्ती से जुड़ी रहती है। तो पसलियों की संख्या 24 होती है। इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। एक तो वास्तविक फसलियाँ, जो 1 से 7 नंबर तक की जो फसलियाँ होती हैं वास्तविक फसलियाँ कहलाती हैं। फिर है कूट फसलियाँ, ये 8वीं 9वीं और 10वीं, ये 3 नंबर की जो फसलियाँ होती हैं ये 8वीं 9वीं 10वीं ये कूट फसलियाँ कहलाती हैं, क्योंकि ये तीनों फसलियाँ किससे जुड़ी रहती हैं? वास्तविक फसलियों से जुड़ी रहती हैं। मुक्त फसलियाँ 11वें और 12वें नंबर की जो फसलियाँ होती हैं मुक्त फसलियाँ कहलाती हैं, ये किसी से भी जुड़ी हुई नहीं रहती है। इसके इन सभी के विषय में आगे हम डिटेल से देखेंगे। तो फसलियों की संख्या कितनी होगी? 24 होगी। अब आती है उरोस्ती या स्टर्नम। उरोस्ती या स्टर्नम की संख्या की बात करें तो ये 1 होती है और ये आगे हमारे वक्ष गुहा में आगे की ओर पाई जाती है। तो इस प्रकार से टोटल जो अस्थियाँ होती है अक्षीय कंकाल में कितनी होती है? 80 अस्थियाँ पाई जाती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं उपांगीय कंकाल की, और उपांगीय कंकाल में अस्थियाँ होती हैं 126। तो पहले हम बात करते हैं पैरों की अस्थियाँ। पादों की अस्थियाँ, पैरों की अस्थियाँ टोटल कितनी होती है? 120 होती है और इस 2 भागों में बांटते हैं। एक मेखलाई होती है, मेखलाओं में अस्थियों की संख्या 6 होती है और पैरों में अस्थियों की संख्या होती है 120। तो पहले पैरों की बात कर लेते हैं। अग्रपादों की अस्थियाँ या फिर हाथों की अस्थियों की बात करें तो एक हाथ में टोटल 30 पाई जाती है और दोनों हाथों में कितनी हो जाएंगी? 60 हो जाएंगी। एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो उपांगी कंकाल है उसमें 126 अस्थियाँ होती हैं, जो पाद या पैरों में 126 पाई जाती हैं और मेखलाइयों में देखें तो 6 अस्थियाँ होती हैं। 2 भागों में बांटते हैं हम पादों को। पहले अग्र पादों की अस्थियाँ, जिसे हम सामान्यतः बोल सकते हैं हाथों की अस्थियाँ, जिसमें प्रत्येक यानी कि एक हाथ में 30 होती है तो दोनों हाथों में कितनी हो जाएंगी? 60 हो जाएंगी। तो ह्यूमरस जो हमारे कंधे की अस्थि होती है इनकी संख्या 1 होती है। फिर कंधे के आगे आता है रेडियस अल्ना। रेडियस अल्ना जो अस्थियाँ होती है इनकी संख्या होती है 2, यानी कि एक बाहर की ओर एक अंदर की ओर, एक रेडियस और एक अल्ना, ये 2 अस्थियाँ होती हैं। कार्पल्स की बात करें तो ये हमारे कलाई में पाए जाने वाली अस्थियाँ होती हैं, इनकी संख्या 8 होती है। मेटा कार्पल्स ये हमारी हथेली में पाए जाने वाली अस्थियाँ होती हैं, इनकी संख्या 5 होती है। और फ्लेंजेज जो होती हैं इनकी संख्या, यानी अंगुला अस्थियाँ जो होती हैं, अंगुलियों में पाए जाने वाली अस्थियाँ होती हैं, इनकी संख्या 14 होती हैं। इस प्रकार से टोटल काउंटिंग करने पर हम बात करते हैं तो हाथ में कितनी अस्थियाँ पाई जाती हैं? एक हाथ में 30 होती है, दोनों हाथों में 60 होती है। इनके बारे में आगे हम डिटेल से देखेंगे, तब आपको अच्छे से और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पश्चपादों, यानी कि पैरों की अस्थियाँ जो होती हैं प्रत्येक पैर में 30 होती है, जबकि कुल टोटल कितनी होती हैं? ये 60 होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तो कोले के आगे, यानी कि जो जांग के आगे की जो अस्थि होती है, पैर में सबसे ऊपर की ओर पाए जाने वाली अस्थि कौन सी है? फीमर, जो कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी अस्थि होती है ये। जबकि सबसे छोटी अस्थि की बात करें तो सबसे छोटी कान में पाई जाती है, जिसे हम स्टेपीज कहते हैं। सबसे छोटी अस्थि होती है फीमर, संख्या में 1 होती है। पटेला, जो कि आप ढकनी बोलते हैं सामान्यतः, पटेला हम कहते हैं, इनकी संख्या भी 1 होती है। फिर हम टीबिया फिबुला, जो कि नीचे पाई जाती है, ये संख्या में 2 होती हैं, टीबिया फिबुला। टार्सल्स की बात करें जो कि आपके यहाँ पर टकने के आसपास पाए जाती हैं, इनकी संख्या 7 होती हैं। क्योंकि यहाँ पर अंतर आ रहा है, कार्पल्स जो हाथों में 8 होती हैं जबकि टार्सल्स पैरों में 7 होती हैं, क्योंकि यहाँ पर एक जो अस्थि होती है ये बढ़ जाती है पटेला, जो कि आपके हाथ में नहीं पाई जाती है। मेटा टार्सल्स की बात करें तो इनकी संख्या 5 होती है, जो कि आपके जो पैर होता है उसके पैर में पाई जाती है, नीचे की ओर पंजे में पाई जाती है। फ्लेंजेज, जो कि आपकी अंगुली, जो पैर की अंगुलियाँ उसमें पाए जाने वाली अस्थियाँ, इनकी संख्या 14 होती है। इस प्रकार से एक पैर में अस्थियों की संख्या 30 होती है, दोनों पैरों में अस्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। ये टोटल 120 अस्थियाँ कंप्लीट होती हैं। जो 6 अस्थियाँ बचती है ये मेखलाओं में पाई जाती हैं। अंश मेखला की बात करें तो अंश मेखला में अस्थियों की संख्या होती है 4 और श्रोणी मेखला में अस्थियों की संख्या 2 होती है। अंश मेखला जो कि आपके कंधे के आसपास पाई जाती है, जबकि श्रोणी मेखला आपकी कूल्हे में पाई जाती है। तो अब इन सभी के विषय में हम आगे डिटेल से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अक्षीय कंकाल की बात करेंगे।
तो उस चार्ट को, अगर वह चार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आगे वाला आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। कंपटीशन एग्जाम से जो क्वेश्चन आते हैं वो लगभग उसी चार्ट से संबंधित आते हैं, तो आप उसे अच्छे से याद कर लीजिए। तो पहले हम बात करते हैं अक्षीय कंकाल या अक्षीय स्केलेटल सिस्टम, जो कि आपके मध्य में पाया जाने वाला जो कंकाल होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, अक्षीय कंकाल कहती हैं। तो इसमें पहला भाग आता है क्रोटिया स्कल। क्रोटिया स्कल, सिर का जो कपाल होता है उसमें टोटल 29 अस्थियां पाई जाती हैं। ये अभी हमने पीछे देखा है, क्रोटी या सिर के कपाल में 29 अस्थियां पाई जाती है। ये अस्थियां सीवनों द्वारा परस्पर जुड़ी रहती है, सीवनों के द्वारा परस्पर जुड़ी रहती है। 4 भागों में हम इन्हें बांटते हैं। पहला आता है कपाल या क्रेनियम क्षेत्र या क्रेनियम की अस्थियां। कपाली अस्थियां या क्रेनियल क्षेत्र की अस्थियां जिनकी संख्या होती है 8। ये अभी हमने पीछे भी देखा है। ये चपटी अस्थियां परस्पर दृढ़ता से जुड़कर एक अस्थि कोष्ठ यानी कि कपाल का निर्माण करती है। तो ये जितनी भी अस्थियां होती हैं चपटी होती हैं और आपस में दृढ़ता से जुड़ करके एक अस्थिल कोष्ठ, अस्थियों से बना हुआ एक कोष्ठ होता है, कक्ष होता है, उसका निर्माण करती है, जिसे हम कपाल कहते हैं। तो कपाल का निर्माण है जो कौन कौन सी अस्थियों के द्वारा होता है उनकी हम बात कर लेते हैं। तो दो युग्मित अस्थियां होती है जिन्हें हम, 2 युग्मित अस्थियां होती है भित्तीय या पैराइटल। फिर है संखा अस्थियां जिसे हम टेम्पोरल कहते हैं। ये दोनों अस्थियां जो होती हैं, एक तो पैराइटल और टेम्पोरल, ये होती हैं युग्मित अवस्था में, 2-2 जोड़े में होती हैं। 4 अयुग्मित अस्थियां पाई जाती है जैसे कि ललाटिका यानी कि फ्रंटल, और एथेमोइड, अनुकंपाल, ऑक्सीपिटल जिसे हम कहते हैं, जत्तुक या स्पेनोइड। ये 4 अस्थियां पाई जाती हैं अयुग्मित अवस्था में। एक बार इनको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। देखो, सबसे आगे की जो अस्थि पाई जाती है, हमारे माथे में जो अस्थि पाई जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, फ्रंटल या ललाटिका कहते हैं इसे। इनकी संख्या होती है 1। इसके बाद में जहाँ पर हमारे माता पिता आशीर्वाद देते हैं, सिर पर हाथ रखते हैं, तो इसे पै से पेरेंट्स और पेरेंट्स से याद रख लेना पैराइटल। ये 2 अस्थियां होती है, बीच में जोड़ होता है, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो 2 अस्थियां हो जाएगी पैरांटल, जो कि युग्मित अवस्था के रूप में पाई जाती है, और इसे हम क्या कहते हैं, भित्तीय अस्थि भी कहा जाता है। इसके बाद में आती है टेम्पोरल। तो ये कान के जो आसपास, ये कान वाली इस तरफ और एक कान इस तरफ, तो दोनों और जो अस्थियां पाई जाती है ये भी जोड़े में होती है। इनकी संख्या भी कितनी होती है, 2 होती है। तो टेम्पोरल अस्थि की हम बात करें और इसे हम बोलते हैं संखा अस्थियां। संखा अस्थियां भी इसे कहा जाता है। तो टेम्पोरल अस्थियों की संख्या होती है 2। इसके बाद में हम बात करें, देखो पीछे की ओर ये जो अस्थि पाई जाती है, ये हमारे पीछे की ओर पाई जाती है, और इसे हम कहते हैं ऑक्सीपिटल, या इसे क्या कहा जाता है, अनुकपाल भी कहा जाता है। इनकी संख्या होती है 1। इसके बाद में हम बात करें, देखो एथेमोइड, जो हमारी आंख के अंदर पाई जाती है, यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी रेड रेड, तो यहाँ पर रेड रेड नजर आ रही है, ये कौन सी एथेमोइड, या इसे हम क्या कहते हैं, एथेमोइड अस्थि भी कहा जाता है। तो ये एथेमोइड अस्थि जिनकी संख्या 1 होती है। अब आती है जत्तुक या स्पेनोइड। तो ये लाल कलर की यहाँ पर जो पाई जाती है, ये हो गई आपकी स्पेनोइड। इस प्रकार से टोटल जो अस्थियाँ होती हैं कितनी होती हैं, 8 होती हैं। दोबारा से देख लेते हैं। पैराइटल अस्थियाँ जो आपकी सिर पर पाई जाती हैं, जहाँ पर पेरेंट्स जो आशीर्वाद देते हैं, तो पैसे पेरेंट्स और पैसे पैराइटल याद रख लेना, जिसे हम हिंदी में भित्तीय अस्थि कहते हैं। इसके बाद में आती है टेम्पोरल। तो दोनों कानों के ऊपर ये पाई जाती है। तो टेम्पोरल अस्थियों की संख्या 2 होती है, जिसे हम संखा अस्थियां भी कहते हैं। 2 और 2 4 हो गई। फिर आती है ऑक्सीपिटल, अनुकपाल जिसे कहते हैं, ये पीछे की ओर पाई जाती है, संख्या में 1 होगी। 4 1 5, और एक आँख में पाई जाती है जिसे एथेमोइड कहते हैं, और 6 हो गई। इसके बाद में एक स्पेनोइड होता है, स्पेनोइड जो कि यहाँ पर पाई जाती है, इनकी संख्या 1 होती है स्पेनोइड, जिसे हम क्या कहते हैं, जत्तुक कहते हैं। और इस प्रकार से टोटल संख्या कितनी होगी, 7 होगी। और एक होती है फ्रंटल, जो आपके माथे में पाई जाती है, जिसे हम ललाटिका भी कहते हैं, फ्रंटल भी कहते हैं। इस प्रकार से टोटल आपकी जो कपाल का निर्माण करने वाली अस्थियां होती हैं कितनी होती हैं, 8 होती हैं। पश्च आधार भाग पर महारंध्र फोरेमन मैग्नम उपस्थित होता है, यानी कि पीछे की ओर जो आपकी ऑक्सीपिटल पाई जाती है, इसमें एक छिद्र पाया जाता है, और उस छिद्र के, इसे हम क्या कहते हैं, महारंध्र कहते हैं, या फोरेमन मैग्नम कहा जाता है। महारंध्र के दोनों ओर 2 अनुकपाल अस्थि कंद उपस्थित होते हैं, यानी कि बीच में छिद्र होता है, और 2 अनुकपाल यानी कि ऑक्सीपिटल अस्थि कंद पाए जाते हैं। इस कारण इस प्रकार की देखो
जो मनुष्य होता है इसमें जो क्रोटी किस प्रकार की पाई जाती है, द्विकंदकीय या डाइकोंडाइलिक क्रोटी पाई जाती है। ये क्रोटी के आधार होते हैं, कशेरुकी प्राणियों को विभक्त करने का आधार भी माना जाता है इसे। तो क्रोटी किस प्रकार की होती है, द्विकंदकीय या डाइकोंडाइलिक क्रोटी भी इसे कहा जाता है। तो ये 8 अस्थियां होती हैं, इनको हमने देख लिया एक एक करके। 2 तो युग्मित होती है, भित्तीय और शंखास्थि। 4 अयुग्मित होती है, ललाटिका, एथेमोइड, अनुकपाल और जत्तुक। पश्च आधार पर क्या होता है, जो आपकी अनुकपाल अस्थि पाई जाती है वहाँ पर क्या होता है, एक रंध्र पाया जाता है, महारंध्र, जिसे हम कहते हैं फोरेमन मैग्नम। और इसी रंध्र के दोनों ओर 2 अस्थिकंद पाए जाते हैं, 2 अनुकपाल अस्थिकंद पाए जाते हैं। इस कारण इस प्रकार की जो क्रोटी होती है इसे द्विकंदकीय या डाइकोंडाइलिक क्रोटी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आनन की अस्थियां, यानी कि हमारे जो मुख होता है, फेस होता है, फेस की अस्थियां कौन कौन सी होती है, आनन या फेशियल अस्थियां। टोटल ये क्या होती है, 14 अस्थियां होती हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 14 होती है। युग्मित अवस्था में भी पाई जाती है और अयुग्मित भी होती है। तो पहले हम युग्मित की बात करते हैं। तो पहले नासा अस्थि या नेजल या नासा अस्थि जिसे हम कहते हैं। फिर अश्रु ग्रंथि अस्थि, लेक्राइमल अस्थि जिसे हम कहते हैं, अश्रु ग्रंथि अस्थि, तालु अस्थि, पैलेटाइन तालु अस्थि, गंडा अस्थि या जाइगोमेटिक, गंडा अस्थि या जाइगोमेटिक, जंबिका जिसे हम मैगजिला कहते हैं, निम्न शंखा अस्थि या इन्फीरियर नेजल कोंचा, निम्न शंखा अस्थि। अयुग्मित अस्थियों की बात करें तो ये 2 होती है, वोमर और दंतिका अस्थि, जिसे हम मैंडिबल कह दिया, और वोमर और दंतिका अस्थि। तो एक बार इस चित्र में हम देख लेते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले देखो, नेजल में 2 पाई जाती है, दोनों और नाक के पाई जाती है, नेजल अस्थि या इसे हम नासा अस्थि कहते हैं, इनकी संख्या होती है 2। इसके बाद में लेक्राइमल अस्थि, जो आपकी अश्रु ग्रंथियाँ पाई जाती है वो इसी के नीचे पाई जाती है, दोनों आँखों में ये पाई जाती है। लेक्राइमल जो अस्थि होती है ये 2 पाई जाती है। लेक्राइमल ग्रंथि अस्थि जिसे हम कहते हैं, अश्रु ग्रंथि अस्थि भी इसे कहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है, लेक्राइमल की 2 होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं तालु अस्थि, पैलेटाइन, ये होगी पैलेटाइन, यहाँ पर ये पैलेटाइन अस्थि होगी, इसको नीचे कर लेते हैं। ये पैलेटाइन अस्थि होगी, यहाँ पर पाई जाती है। इनकी संख्या भी कितनी होती है, 2 होती है, ये भी युग्मित अवस्था में होती है। फिर हम बात करते हैं जाइगोमेटिक या गंडा अस्थि जिसे कहते हैं, इनकी संख्या भी 2 होती है। ये देखो यहाँ पर पाई जाती है, जो आपकी कनपट्टी जो होती है वहाँ पर इसको देखने को मिलती है। ये कौन सी है, जाइगोमेटिक हो गया। इसके बाद में जंबिका या मैगजिला जो होती है, ये हुई 2। मैगजिला कौन सी 2 होती है, ये आपका जबड़ा होता है, इस जबड़े के ऊपर की ओर दोनों ओर पाए जाने वाले, जो आपको येलो कलर में नज़र आ रही है, ये हो गई मैगजिला अस्थि या मैगजिला जिसे हम कहते हैं, इसे जंबिका अस्थि भी कहते हैं। इनकी संख्या होती है 2। निम्न शंखा अस्थि, इन्फीरियर नेजल कोंचा, तो यहाँ पर आप देख सकते जो मध्य में इन्फीरियर, ये देखो यहाँ पर एक तो ये रही छोटी सी और एक यहाँ पर ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रही है, दोनों तरफ। इनकी संख्या भी 2 होती है, युग्मित अवस्था में होती है, इन्फीरियर नेजल कोंचा या निम्न शंखा अस्थि जिसे हम कहते हैं, ये वाली। और अयुग्मित अवस्था में एक तो वोमर होती है, देखो जो आपकी नोज होती है इसके मध्य में पाई जाती है, वोमर एक होती है संख्या में। एक होती है दंतिका अस्थि या मैंडिबल, ये हो गई नीचे वाली जो अस्थि होती है, नीचे वाली थोड़ी जिसे हम कहते हैं, ये वाली जो अस्थि होती है ये कौन सी होती है, मैंडिबल या दंतिका अस्थि। तो इस प्रकार से टोटल 14 अस्थियाँ होती हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। नेजल या नासा अस्थि संख्या 2 होती है, लेक्राइमल या अश्रु ग्रंथि अस्थि इसकी संख्या 2 होती है, पैलेटाइन इसकी संख्या 2 होती है, जाइगोमेटिक यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों तरफ, इनकी संख्या भी 2 होती है, इन्फीरियर नेजल कोंचा इसकी संख्या 2 होती है, यहाँ पर नोज पर आप देख सकते हैं दोनों तरफ मिलती है। मैगजिला होती है, ये येलो रंग में देख सकते हैं, इनकी संख्या भी 2 होती है। वोमर जो आपकी नोज के मध्य में पाई जाती है और मैंडिबल जो नीचे वाले जबड़े को पूरे को कवर करके रहती है। इस प्रकार से 14 फेशियल बोन्स है या 14 फेशियल अस्थियाँ पाई जाती हैं, जो आनन फेसिया जिसे हम कहते हैं। ये हो गई आपके फेस या फेस में पाए जाने वाली अस्थियाँ। नेक्स्ट आता है कंठिका अस्थि। कंठिका अस्थि की बात करें तो ये क्या होती है, संख्या में 1 ही होती है। ये मुख गुहा के फरस पर एकल रूप में पाई जाती है, मुख गुहा के फरस पर एकल रूप में पाई जाती है, जिसे हम हायोड बोन भी कहते हैं। और ये एकमात्र अस्थि होती है जो कि किसी अन्य अस्थि से या पेशी से नहीं, अस्थि से नहीं जुड़ी रहती है। तो कंठिका अस्थि या हायोड बोन जो कि मुख गुहा के फरस पर एकल रूप में पाई जाती हैं, ये इसका चित्र आप देख सकते हैं।
कंठिकास्थि जिनकी संख्या 1 होती है, जिसे हम हायोइड बोन कहते हैं, जो आपकी गर्दन में या मुख गुहा के फर्श पर पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्य कर्ण की अस्थियाँ। मध्य कर्ण की अस्थियाँ, तो इसमें प्रत्येक कर्ण में कितनी होती है? 3 अस्थियाँ होती है। तो 2 कान होते हैं, इस कारण टोटल कितनी अस्थियाँ हो गई? 6 अस्थियाँ हो जाएगी। तो इसमें 3 अस्थियाँ कौन कौन सी? एक बार उनकी बात कर लेते हैं। पहली है मेलियस, जो कि हथौड़े के जैसी होती है। यहाँ पर देखो, हम देख सकते हैं, एक बार इसको बढ़ा करके देखेंगे, एक बार इनके नाम देख लेते हैं। मेलियस जो कि हथौड़े की जैसी होती है। इनकस जो निहाई, जो हम दंताली जो घर खेतों में यूज करते हैं घास वगैरह काटने के लिए, उसके जैसी होती है। और स्टेपी जो होती है घोड़े के रकाब की जैसी होती है। इस प्रकार से मिलती है ये, घोड़े के रकाब की जैसी होती है, जो कि हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एक बार इसे हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ये होगी मेलियस, ये हो गई, ये वाली है हथौड़े के जैसी होती है। ये इनकस हो गई, और ये स्टेपीज होती है जो घोड़े के रकाब की जैसे दूल्हा जब बैठता है जिसमें अपने पैर रखता है, उसे घोड़े का रकाब कहते हैं। तो ये स्टेपीज क्या, घोड़े के रकाब की जैसी होती है। इस प्रकार से ये होती है आपकी मध्य कर्ण की अस्थियाँ। टोटल 6 होती है, और सबसे छोटी जो अस्थि होती है वो स्टेपीज, जो कि हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है। इस प्रकार से हमने पहला जो क्रोटी की अस्थियाँ वो भाग देख लिया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कशेरुक दंड की अस्थियाँ। कशेरुक दंड या मेरुदंड की जो अस्थियाँ होती है उनकी बात कर लेते हैं। तो इनका निर्माण है वो 26 पृथक अस्थियों से होता है। 26 पृथक अस्थियाँ पाई जाती हैं, उनसे कशेरुक दंड का निर्माण होता है। गिरवा प्रदेश में 7 कशेरुकाएँ पाई जाती है। तो हमारा जो गर्दन होती है उसमें कितनी कशेरुकाएँ होती हैं? 7 कशेरुकाएँ होती हैं, जिन्हें सर्वाइकल भी हम कहते हैं। देखो यहाँ पर ये आपको रेड रेड नज़र आ रही है, ये कौन सी है? गिरवा कशेरुकाएँ होती हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। प्रथम जो होती है उसे हम शीर्षधर कहते हैं। द्वितीय जो होती है उसमें अक्ष कहते हैं, और शेष 5 जो होती है पररूपी कहलाती है। तो इनके नाम आपको ध्यान में रखने की, जो प्रथम कशेरुका उसे शीर्षधर कहा जाता है, जबकि द्वितीय कशेरुकाएँ होती हैं उसे हम अक्षिस या अक्ष कशेरुक कहते हैं, और जो शेष 5 बचती है गर्दन के अंदर उन्हें हम पररूपी कशेरुकाएँ कहते हैं। इसके बाद में आती हैं वक्षीय कशेरुकाएँ। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रेड जो नज़र आ रही हैं, ये कौन सी है? सर्वाइकल हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 7 हैं। ये गिरवा कशेरुकाएँ कहलाती हैं। जो ऊपर वाली होती है ये तो शीर्षधर हो गई, इसके बाद में 2 नंबर की अक्सिस हो गई, और शेष 5 होती हैं पररूपी होती हैं। फिर वक्षीय कशेरुक की हम बात करें तो वक्षीय कशेरुक की संख्याएँ होती हैं टोटल 12। वक्षीय कशेरुकाएँ टोटल 12 होती हैं, जिसे हम थोरेसिक कशेरुकाएँ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये 12 आप ये देख सकते हैं आप, टोटल कितनी होती हैं? 12 होती हैं थोरेसिक कशेरुकाएँ, जिनकी संख्या कितनी होती है? 12 होती हैं। वक्षीय प्रदेश में पाई जाती हैं, वक्षीय प्रदेश में पाई जाती हैं। इसके बाद में आती हैं कटी प्रदेश। तो कटी प्रदेश, गिरवा प्रदेश हो गया 7 गिरवा कशेरुकाएँ, वक्षीय प्रदेश में 12 वक्षीय कशेरुकाएँ। कटी प्रदेश में 5 कटी कशेरुक पाए जाती हैं, यानी कि लंबर पाए जाती हैं। 5 कटी कशेरुक पाए जाती हैं या लंबर पाए जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाली हो गई जो येलो कलर में नज़र आ रही है, ये टोटल कितनी होती है? 5 होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कटी कशेरुक भी कहते हैं, कटी कशेरुक भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट आता है त्रिक प्रदेश। त्रिक प्रदेश में 5 अस्थियाँ जुड़ करके एक त्रिक अस्थि बनाती हैं। इसमें 5 अस्थियाँ आपस में जुड़ी रहती हैं और एक त्रिक अस्थि का निर्माण करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेक्रम कहते हैं। त्रिक अस्थि का निर्माण करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेक्रम कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें 5 कशेरुकाएँ जुड़ी रहती हैं, और ये 5 कशेरुकाएँ जुड़ करके किसका निर्माण करती है? सेक्रम का निर्माण करती है। क्या इसे हम त्रिक अस्थि भी कहते हैं। इसके बाद में आता है पुच्छ कशेरुक, जिसमें कशेरुकाओं की संख्या, पुच्छ कशेरुक या पुच्छ प्रदेश 4 कशेरुकाओं के जुड़ने से एक अनुत्रिक अस्थि बनती है, यानी कि इसमें 4 कशेरुकाएँ जुड़ी रहती हैं और एक अनुत्रिक अस्थि का निर्माण करती है, जिसे हम कोकिक्स कहते हैं। इसमें 4 कशेरुकाएँ आपस में जुड़ी रहती हैं और कोकिक्स का निर्माण करती हैं, और इसे हम कहते हैं अनुत्रिक
अनुत्रिक। एक बार फिर से इनको हम दोबारा से देख लेते हैं। जो गर्दन में होती हैं 7 कशेरुकाएँ पाई जाती हैं, यानी गिरवा प्रदेश में, जिसे हम सर्वाइकल कहते हैं। फिर आती है जो वक्षीय प्रदेश होता है, वक्षीय प्रदेश में 12 थोरेसिक या 12 वक्षीय कशेरुकाएँ पाई जाती हैं, जो आपको दे रहे ब्लू कलर में देख सकते हैं। फिर कटी प्रदेश में कटी कशेरुकाएँ पाई जाती हैं या लंबर जिसे हम कहते हैं, इनकी संख्या होती है 5। और इसमें नेक्स्ट हम बात करें जिसे सैक्रम जो होती है, इसमें 5 अस्थि आपस में जुड़ करके एक अस्थि का निर्माण करती है, जिसे हम त्रिक अस्थि या सैक्रम कहते हैं। फिर इसमें 4 अस्थि आपस में जुड़ करके एक अस्थि का निर्माण या एक कशेरुका का निर्माण करती है, जिसे हम कॉकिक्स या अनुत्रिक कहते हैं। इस प्रकार से ये कशेरुकाएँ पाई जाती हैं, जिनकी संख्या टोटल कितनी होती है, 26 होती है। और बच्चों में होती है बच्चों में हम बात करें तो ये कितनी होती है, 33 होती है। तो वयस्क में इनकी संख्या 26, 24 पृथक होती हैं और अंतिम 2 होती हैं वो आपस में जुड़ी हुई संयुक्त रहती है, जबकि बच्चों में 33 होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों में अलग से पूछ लेते हैं और जो वयस्क व्यक्ति हैं उनमें भी अलग से पूछ लेते हैं। कशेरुक दंड शरीर की मुख्य अक्ष बनाता है। जो कशेरुक दंड होता है ये शरीर का मुख्य अक्ष बनाता, पीछे की ओर क्या करता, मुख्य अक्ष बनाता है। धड़ को सहारा प्रदान करता है। कशेरुक आपस में स्नायुओं द्वारा जुड़े रहते हैं, स्नायुओं द्वारा जुड़े रहते हैं, जो कि बहुत ही लचीला होता है। कशेरुकों के मध्य तंतु में उपास्थि से बनी गद्दियाँ पाए जाते हैं, जिन्हें अंतरा कशेरुक बिंब कहते हैं। देखो हमने जब संध्या पढ़ी थी तो उस समय जो तंतु में संध्या पढ़ी थी, तंतु में उपास्थि में जो संध्या हैं वो कशेरुकाएँ होती हैं। उन कशेरुकाओं के मध्य तंतु में उपास्थि से बनी गद्दियाँ पाई जाती हैं, जिससे कि उनमें घर्षण न हो। तो उसको हम क्या, ये अंतरा कशेरुक बिंब है, उनके मध्य ये जो तंतु में उपास्थि से बनी गद्दियाँ पाई जाती है। तो ये होगी कशेरुक दंड या मेरुदंड की अस्थियाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं उरोस्थि। उरोस्थि या स्टर्नम या ब्रेस्ट बोन भी जिसे हम कहते हैं, हमारे ब्रेस्ट या सीने में पाए जाने वाली अस्थि। तो एक चपटी व संकरी अस्थि होती है, ये चपटी होती है और संकरी अस्थि पाई जाती है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो होती है एक अस्थि होती है, ये कहलाती है आपकी स्टर्नम या उरोस्थि। शरीर के वक्षीय प्रदेश के मध्य अधर क्षेत्र में स्थित होती है। तो वक्षीय प्रदेश है उसके मध्य अधर क्षेत्र में पाई जाती है। पार्श्व से फसलियाँ जुड़ी रहती है। तो ये जो निकली रहती है ये क्या होती हैं, ये फसलियाँ होती हैं, ये पार्श्व से फसलियाँ निकली रहती हैं। 3 भाग होते हैं इसके। एक तो उरोस्थि मुष्टि, ये ऊपर वाला भाग, फिर मध्य का ये बीच वाला हो जाएगा, और फिर उरोस्थि परवर्ध, ये उरोस्थि परवर्ध हो जाएगा। तो उरोस्थि जो कि एक चपटी व संकरी अस्थि होती है, शरीर के वक्षीय प्रदेश में अधर मध्य अधर क्षेत्र में स्थित होती है, पार्श्व पसलिया से जुड़ी रहती है, और 3 भाग उरोस्थि मुष्टि, मध्यकाय और उरोस्थि परवर्ध। तो आपको याद रखना इसकी स्थिति क्या होती है, संख्या कितनी होती है, 1 होती है। अब आती है फसलियाँ। फसलियों से संबंधित भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, और इनकी संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन आता है कि कई बार तो इनको जोड़ों के रूप में दे देते हैं और कई बार इनको संख्याओं के रूप में दे देते हैं। तो फसलियाँ या परशुकाओं की बात करें या रिब्स की बात करें तो टोटल कितनी होती है, 24 होती हैं, या फिर हम कहें तो 12 जोड़ी पाई जाती हैं। तो वक्षीय कशेरुक से जुड़ी 12 जोड़ी फसलियाँ वो पाई जाती हैं। वक्षीय कशेरुक पीछे की ओर देखो, ये वक्षीय कशेरुक है, इससे जुड़ी हुई आगे की ओर तो स्टर्नम से जुड़ी रहती है, पीछे की ओर वक्षीय कशेरुक से जुड़ी रहती है। तो 12 जोड़ी फसलियाँ पाई जाती हैं। इनकी संख्या आपको ध्यान में रखनी है, संख्या से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। प्रत्येक फसली पतली, चपटी व वक्रित संरचना होती है। प्रत्येक फसली जो होती है वो पतली, चपटी, वक्रित संरचना होती है, मुड़ी हुई रहती है। पृष्ठ सिरे पर 2 उभार पाए जाते हैं, एक तो मुंडक होता है और एक गुलिका होती है। पीछे वाले सिरे पर 2 उभार होते हैं, एक तो मुंडक और एक गुलिका, और इनको हम सामान्यतः फसलियों को 3 भागों में बांटते हैं, एक तो वास्तविक फसलियाँ और एक कूट फसलियाँ और एक मुक्त फसलियाँ। वास्तविक फसलियों की हम बात करें तो इन्हें हम ट्रू रिब्स भी कहते हैं। वास्तविक फसलियों की संख्या 1 से 7 तक, देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो 1 से 7 तक जो फसलियाँ होती हैं ये वास्तविक फसलियाँ कहलाती हैं। ये क्या करती हैं, उरोस्थि से सीधे जुड़ी रहती है, यानी कि फसलियाँ काचाभ उपास्थि से बनी होती है। काचाभ उपास्थि परशुका अस्थि की सहायता से, काचाभ उपास्थि
परशुका अस्थि की सहायता से उरोस्थि से सीधे जुड़ी रहती है, यानी कि ये जो 7 पसलियाँ होती हैं ये इस उरोस्थि से सीधे जुड़ी रहती है। इस कारण इन्हें वास्तविक पसलियाँ कहते हैं। कितनी होती है? 1 से 7 तक। फिर आती है कूट पसलियाँ। तो कूट पसलियाँ 8वीं 9वीं और 10वीं पसलियाँ जो होती हैं ये 7वीं पसली से जुड़ी रहती हैं। देखो यहाँ पर ये 7 तक हो गई, फिर ये 8वीं, ये 9वीं और ये 10वीं, ये तीनों पसलियाँ जुड़ करके इस 7वीं पसली से जुड़ी रहती है। इस कारण इन्हें कूट पसलियाँ कहते हैं। और फिर आती है मुक्त फसलियाँ। तो मुक्त फसलियाँ होती है 11वीं 12वीं जो होती है, एक तो ये हो गई और ये 11वीं हो गई, ये 12वीं हो गई। ये जो 11वीं 12वीं जो फसलियाँ होती है ये हम क्या कहते हैं? मुक्त फसलियाँ कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी अन्य से जुड़ी हुई, ये फसलियाँ किसी भी अन्य स्थान से जुड़ी हुई रहती नहीं रहती, या ना ही तो स्टर्नम से जुड़ी रहती है, ना ही अन्य फसलियों से जुड़ी रहती है। ये मुक्त रूप से पाई जाती हैं दोनों ही, और इस कारण इन्हें हम मुक्त फसलियाँ या फ्लोटिंग रिब्स भी कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखना कि वास्तविक फसलियाँ 1 से 7 तक, और कूट फसलियाँ 8वीं 9वीं 10वीं, और मुक्त फसलियाँ जो होती हैं ये 11वीं 12वीं, जो कि मुक्त फसलियाँ किसी से नहीं जुड़ी रहती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वक्शीय कशेरुक पीछे की ओर, पसलियाँ और उरोस्थि आगे वाली अस्थि मिलकर के परशुका पिंजरी या वक्शीय टोकरी का निर्माण करते हैं। यानी कि वक्शीय कशेरुक और पसलियाँ और उरोस्थि ये तीनों ही मिलकर के परशुका पिंजरी या वक्शीय टोकरी का निर्माण करते हैं। ये वक्शीय टोकरी में ही हमारे फेफड़ा यहाँ पे रहता है सुरक्षित, और इनके मध्य हृदय होता है वो सुरक्षित रहता है। तो इस प्रकार से जो कंकाल तंत्र होता है हमारे कोमल अंगों को सुरक्षा भी प्रदान। नेक्स्ट हम बात करते हैं उपांगीय कंकाल या अपेंडिकुलर स्केलेटन। उपांगीय कंकाल या अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करते हैं तो इसमें टोटल 126 अस्थियाँ पाई जाती, जिसको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो पादों की अस्थियाँ जिसमें टोटल 126 अस्थियाँ होती हैं, और दूसरा हम मेखलाए जिसमें 6 अस्थियाँ पाई जाती हैं। पादों की अस्थियों को हम फिर से 2 भागों में बांटते हैं, और सबसे पहला आता है इसमें अग्रपाद या हाथों की अस्थियाँ। अग्रपाद या हाथों की अस्थियाँ, तो प्रत्येक जो हाथ होता है उसमें 30 अस्थियाँ होती है। दोनों हाथों में 30 कितनी हो जाएंगी? 60 अस्थियाँ, यानी कि हमारे हाथों में जो टोटल अस्थियाँ होती हैं 60 होती हैं। अब एक एक करके इनके विषय में डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परगंडिका या ह्यूमरस। परगंडिका या ह्यूमरस, जो कि ये वाली जो अस्थि होती है हमारे हाथ में ऊपर वाले बाहों में जो पाए जाने वाली अस्थि होती है, ये कौन सी होती है? परगंडिका या ह्यूमरस होती है। तो हाथ के ऊपरी बाहों में ये पाई जाती है। समीपस्थ सिरे पर घुंडी, समीपस्थ सिरे पर आप देख सकते हैं ये वाला जो क्षेत्र होता है ये घुंडी के रूप में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सिर कहते हैं। सिर के पार्श्व में एक और बड़ी गंडिका, देखो ये 2 भागों में बटा होता है, तो एक और तो बड़ी गंडिका होती है और दूसरी ओर छोटी गंडिका होती है। सिर के पार्श्व भाग में एक और बड़ी गंडिका होती है, दूसरी ओर छोटी गंडिका होती है। पीछे अधर तल पर, पीछे का जो अधर तल होता है उस पर त्रिकोणीय उभार पाया जाता है, जिससे मांसपेशियां जुड़ी रहती है। यानी कि जो ह्यूमरस होता है उसके पीछे की जो अधर तल है उस पर त्रिकोणीय उभार पाया जाता है, जिससे मांसपेशियां जुड़ी रहती हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अस्थि के दूरस्थ सिरे पर कफोणी खांच पाई जाती है। ये वाला दूरस्थ सिरा होता है, और यहाँ पर जो खांच होती है उसे हम क्या कहते हैं? कफोणी खांच कहते हैं। तो अस्थि के दूरस्थ सिरे पर कफोणी खांच पाई जाती है। अग्र शिरा जो होता है वो अंश मेखला के अंश उल्लूखल से संधि बनाता है। तो अग्र शिरा ये हो गया, और यहाँ पर जो संधि जो ये क्या होती है? अंश मेखला होती है यहाँ पर। तो अंश मेखला के अंश उल्लूखल से संधि बनाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो परगंडिका या ह्यूमरस होता है ये अंश मेखला के किस स्थान से संधि बनाता है? तो अंश उल्लूखल से संधि बनाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पश्च शिरा चक्रक प्रकोष्ठिका व अंत प्रकोष्ठिका अवग्रह रूपी खांच में संधि बनाता है। पश्च शिरे की बात करें तो ये पीछे वाला ये शिरा हो गया, ये चक्रक जो प्रकोष्ठिका है और चक्रक प्रकोष्ठिका या अंत प्रकोष्ठिका है, इन दोनों का जो है अवग्रह रूपी खांच में संधि, ये अवग्रह रूपी खांच होती है उसमें ये क्या करते हैं? संधि बनाते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो पहली होगी परगंडिका, दूसरी आती है बही प्रकोष्ठिका या अंत प्रकोष्ठिका। रेडियस अल्ना भी जिसे हम कहते हैं, संख्या में कितनी होती है? 2 होती है, और दोनों हाथों में कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी, जबकि ये एक हाथ में 1 होती है और दोनों हाथों में 2 हो जाएंगी। तो बही प्रकोष्ठिका या अंत प्रकोष्ठिका या इन्हें हम रेडियस अल्ना भी कहते हैं। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली जो होती है ये अल्ना हो गई, और ये बाहर वाली रेडियस हो गई, एक एक होती हैं दोनों की संख्या में। तो अग्रबाहु में बही प्रकोष्ठिका छोटी वह भीतर की ओर होती है।
तो बही प्रकोष्ठिका यानी कि हम बात करें तो रेडियस की बात करें तो ये छोटी होती है अग्रबाहु में बही प्रकोष्ठिका छोटी व भीतर की ओर होती है, जबकि अंत प्रकोष्ठिका बड़ी होती है और ये बाहर की ओर होती है। ये अल्ना जो होती है अंत प्रकोष्ठिका बड़ी होती है जबकि ये बाहर की ओर होती है। रेडियस के अग्र सिरे के पास एक अवग्रह रूपी खांच पाई जाती है। ये वाला जो अग्र सिरा होता है इसके पास में एक अवग्रह रूपी खांच पाई जाती है जिसमें परगंडिका यानी कि ह्यूमरस जुड़ी रहती है। ह्यूमरस जो है वो इसके साथ में इस अवग्रह रूपी खांच में जुड़ी रहती है। रेडियस अल्ना का पश्च शिरा, ये वाला जो शिरा होता है रेडियस अल्ना का पश्च शिरा मणिबंदिका या जो कार्पल्स होती हैं उससे संधि बनाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो अस्थियाँ होती हैं ये होती हैं कार्पल्स जिनकी संख्या 8 होती है। तो इसके साथ में संधि बनाता रेडियस अल्ना का पश्च शिरा। तो इस प्रकार से ये होगी बही प्रकोष्ठिका जिनकी संख्या एक हाथ में 2 होती है तो दोनों हाथों में 4 हो जाएगी। जो बाहर की ओर होती है उसे हम बही अंत प्रकोष्ठिका कहते हैं और बाहर अंदर की ओर होती है उसे हम बही प्रकोष्ठिका कहते हैं। और ये परगंडिका से अवग्रह रूपी खांच में संधि बनाते हैं। पश्च शिरा मणिबंदिका से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मणिबंदिका या कार्पल्स। तो इनमें अस्थियों की संख्या टोटल कितनी होती है? मणिबंदिका या कार्पल्स की संख्या होती है 8। हाथ की कलाई में 2 पंक्तियों में व्यवस्थित होती है। तो हाथ की जो कलाई होती है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 पंक्तियों में व्यवस्थित होती हैं। कार्पल्स टोटल 8 संख्या में होती हैं। ये प्रथम जो होती है ये बही, मध्यम, अंत, मध्यम और अंत 3 प्रकार से होती हैं। प्रथम जो होती है ये बही, मध्य, अंत और द्वितीय होती है ट्रेपीजियम, ट्रेपीजोइड, सेंट्रली, ये सेंट्रली हो गई, फिर ऑन्सिफोरम हो गई, मेहनस जिसे हम बोलते हैं। तो मणिबंदिका या कार्पल्स की बात करें तो हाथ की अस्थियाँ होती हैं 2 पंक्तियों में व्यवस्थित होती है। प्रथम पंक्ति जो होती है उसमें बही, मध्य और अंत 3 प्रकार से होती है। द्वितीय में ट्रेपीजियम, ट्रेपीजोइड, सेंट्रली, मेहनस और ऑन्सिफोरम होती है। तो इस प्रकार से टोटल 8 अस्थियाँ वो पाई जाती हैं मणिबंदिका या कार्पल्स में। फिर नेक्स्ट आता है कराभिकाय। कराभिकाओं की संख्या होती है 5 जो कि आपकी हथेली जो होती है उसमें पाए जाने वाली अस्थियाँ होती हैं। करीब कराभिकाओं की बात करें तो आपकी हथेली में पाए जाने वाली अस्थियाँ होती हैं। इनकी संख्या टोटल होती है 5। फिर नेक्स्ट है अंगुला अस्थियाँ। अंगुलियों में पाए जाने वाली अस्थियाँ होती हैं टोटल 14 होती हैं। अंगूठों में 2 होती हैं जबकि प्रत्येक अंगुली में 3-3 अस्थियाँ पाई जाती हैं। तो 4 अंगुलियाँ होती हैं, 4 × 3 यानी कि 12 हो गई। और एक अंगूठे में 2 होती हैं तो 12 और 2 14 हो गई। यानी कि कराभिका ये दोनों हाथों की बात करें तो 5 और 5 10 हो जाएंगे। अंगुला अस्थियाँ दोनों हाथों में हो जाएंगी 28 जबकि एक हाथ में जो अंगुला अस्थियाँ होती हैं वो होती है 14। ये फेलेंजेज होती हैं। इस प्रकार से हमने हाथों की अस्थियों के विषय में डिटेल से देख लिया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरों की अस्थियाँ। पश्चपाद या पैरों की अस्थियाँ। पश्चपाद या पैरों की अस्थियाँ। तो एक पैर में 30 अस्थियाँ पाई जाती है, दोनों पैरों में 30-30 60 हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर के जो पश्चपाद होता है या पैर होता है उसमें टोटल 60 अस्थियाँ पाई जाती हैं। पहली आती है उर्विका या फीमर। उर्विका या फीमर की बात करें तो इनकी संख्या एक पैर में 1 होती है, दोनों पैरों में 2 हो जाएंगी। तो ये टांग के जांग में स्थित होती है। ये वाली जो अस्थि होती है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कौन सी होती है? टांग के जांग में स्थित होती है। और समीपस्थ सिरे पर घुंडी समान सिर वो श्रोणी मेखला के श्रोणी उल्लूखल से संधि बनाता है। जैसे हमने पीछे ह्यूमरस के विषय में देखा कि वो अंश उल्लूखल से संधि बनाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होती है? ये श्रोणी मेखला होती है, उस श्रोणी मेखला के श्रोणी उल्लूखल से संधि बनाता है जो इसका अग्रस्त सिरा होता है उर्विका या फीमर का। हमारे शरीर की सबसे बड़ी अस्थि होती है फीमर जबकि सबसे छोटी होती है स्टेपिज। बहुत ही महत्वपूर्ण है। उर्विका के पश्च सिरे पर 2 कंधों के मध्य एक गहरी खांच होती है। जो पश्च सिरा ये वाला हो गया, इन 2 कंध पाए जाते हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ। इनके मध्य एक गहरी खांच होती है जिसे अंतरकंदीय खांच कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? अंतरकंदीय खांच कहते हैं। पश्च सिरे पर अंत बही जंगिका से संधि बनाता। पीछे की ओर ये क्या होती है? अंत बही जंगिका अस्थि होती है, उसके साथ में संधि बनाता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। उर्विका या फीमर होती है जिनकी संख्या होती है टांग के जांग में स्थित होती है। ये समीपस्थ सिरे पर गुंडी के समान जो सिर होता है वो श्रोणी मेखला के श्रोणी उल्लूखल से संधि बनाता है। सबसे बड़ी अस्थि होती है हमारे शरीर की।
उर्विका के पश्च सिरे पर दो कंधों के मध्य एक खांच होती है जिसे अंतराकंदीय खांच कहा जाता है, और इसका पश्च सिरा होता है वो अंतःबहिर्जंघिका से संधि बनाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं पट्टी या जानुफल, या जिसे हम पटेला भी कहते हैं। पट्टी, जानुफल या पटेला, जिसे हम ढकनी कहते हैं सामान्यतः, जो हमारे जो घुटना होता है उसके ऊपर पाई जाती है। तो ये चपटी अस्थि होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली जो अस्थि होती है गोलाकार, इसे हम पटेला कहते हैं या पट्टी जानुफल कहते हैं। इनकी संख्या 1 होती है एक पैर में, और 2 पैरों में 2 हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंतःबहिर्जंघिका, या इसे हम टीबिया फिबुला भी कहते हैं। अंतःबहिर्जंघिका या टीबिया फिबुला भी कहा जाता है। एक पैर में 2 होती है, जबकि दोनों पैरों में कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी। तो ये पिंडली में स्थित, हमारी जो पिंडी होती है उसमें स्थित होती है। अंतःबहिर्जंघिका लंबी व सीधी अस्थि होती है। अंतःबहिर्जंघिका है वह लंबी व सीधी अस्थि होती है, आप देख सकते हैं। इसके अग्र सिरे पर जंघिका कंटक से पिंडली की पेशियां जुड़ी रहती है, यानी कि इसका जो आगे वाला सिरा होता है इससे क्या हो जाती हैं? पेशियां जुड़ी रहती हैं। बहिर्जंघिका जो होती हैं छोटी व बाहर की ओर स्थित होती हैं। ये जो क्या होती हैं? छोटी होती है, ये बाहर की ओर स्थित होती है, तथा इसका अग्रभाग स्वतंत्र, अग्रभाग तो क्या होता है? स्वतंत्र होता है, जबकि पश्च भाग वो अंतःजंघिका से जुड़ा रहता है। यह अंतःजंघिका से जुड़ा रहता है पश्च भाग जो होता है, जबकि अग्रभाग स्वतंत्र पाया जाता है। टीबिया का अग्र सिरा उर्विका से, टीबिया का जो अग्र सिरा होता है, टीबिया ये हो गई ना ये वाली, अग्र सिरा तो उर्विका से जुड़ा रहता है फीमर से, जबकि पश्च सिरा वो टार्सल से जुड़ा रहता है। ये वाली जो अस्थियां होती है जो ढकने में पाई जाती है, टार्सल से जुड़ा रहता है पश्च सिरा जो होता है। इसके बाद में ये हो गई अंतःजंघिका या टीबिया फिबुला, जिनकी संख्या एक पैर में 2 और दोनों पैरों में 4 होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुल्फा अस्थिया, या इन्हें हम टार्सल्स भी कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है, पैर के टखने में स्थित होती है, जो टखना होता है। गुल्फा अस्थिया टार्सल्स, इनकी संख्या 7 होती है, पैर के टखने में स्थित होती है, और इनकी संख्या हम बात करें, देखो यहाँ पे स्थित होती है, इनकी संख्या होती है 7। एक पैर में 7, दोनों पैरों में 14 होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटाटार्सल्स या परपदीनाए। मेटाटार्सल्स या परपदीनाए, तो इनकी संख्या होती है 5, जो कि आपका जो पंजा होता है, पैर होता है, उसमें स्थित होती है मेटाटार्सल्स, जिनकी संख्या 5 होती है। एक पैर में, दोनों पैरों में 10 हो जाती हैं। इसके बाद आती है अंगुला अस्थि या फेलेंजेज, जो आपके पैरों की अंगुलियाँ होती है, जिसने हम फेलेंजेज भी कहते हैं। इनकी संख्या 14 होती है, एक पैर में, दोनों पैरों में 28 हो जाएगी। इस प्रकार से हमने पैर में पाए जाने वाली अस्थियों के विषय में देख लिया है। तो एक पैर में 30, दोनों पैरों में 60 अस्थियाँ होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेखलाई। तो मेखलाई टोटल 2 होती हैं, एक तो अंश मेखला, एक श्रोणीय मेखला। तो पहले हम अंश मेखला की बात कर लेते हैं। ये अंश मेखला जिसे हम कहते हैं पेक्टोरल ग्रीडल्स, जिनमें अस्थियों की संख्या 4 पाई जाती है। अंश मेखला में 2 पृथक अर्धांश पाए जाते हैं। 2 अर्धांश होते हैं पृथक पृथक, यानी कि जो हमारा देखो एक अर्धांश इस तरफ होता है, एक इस तरफ होता है। तो 2 पृथक अर्धांश होते हैं। प्रत्येक अर्धांश को अनामिका अस्थि कहते हैं। प्रत्येक अर्धांश को अनामिका अस्थि कहा जाता है, अनामिका अस्थि। प्रत्येक अर्धांश में जत्रुक यानी कि क्लेविकल अस्थियों की बात करें, जिसे हम जत्रुक या क्लेविकल कहते हैं, एवं अंश फलक या स्केपुला अस्थि, अस्थियां अंश फलक चपटी व देखो पहले हम बात करते हैं प्रत्येक अर्धांश में। एक अर्धांश में देखो ये हो गई आपकी स्केपुला, जिसे स्केपुला को हम क्या कहते हैं? अंश फलक कहते हैं। ये क्लेविकल होगी ऊपर वाली, इस प्रकार से ये अस्थि ऊपर की ओर पड़ी रहती है। ये क्लेविकल होगी जिसे हम जत्रुक कहते हैं, जत्रुक कहा जाता है। तो ये एक अर्धांश में 2 अस्थियां होती हैं, तो दोनों अर्धांश में कितनी होगी? 4 हो गई। दोनों तरफ होती हैं, दोनों ह्यूमरस से जुड़ी रहती हैं। तो प्रत्येक अर्धांश में एक तो जत्रुक यानी कि क्लेविकल और एक अंश फलक या स्केपुला अस्थियां पाई जाती हैं। तो अंश फलक की हम बात करें तो अंश फलक चपटी व त्रिभुजाकार अस्थि होती है। देखो अंश फलक जो होती है इस प्रकार से त्रिभुजाकार अस्थि होती है। स्केपुला या अंश फलक जो होती है त्रिभुजाकार अस्थि होती है, और ये दूसरी से 7वीं फसलियों को ढकती है नीचे की ओर, दूसरी से 7वीं फसलियों को ढकती है,
ढकती हुई वक्ष के ऊपरी पृष्ठ भाग तक पाई जाती है, वक्ष के ऊपरी पृष्ठ भाग तक यानी कंधे तक पाई जाती है। अंश फलक की ऊपरी सतह पर अंश फलक कंटक नामक उभार निकला रहता है। अंश फलक के ऊपर की ओर अंश फलक कंटक नामक उभार निकला रहता है। कंटक का एक प्रवर्ध तो कहलाता अंशकूट कहलाता है, जिसे हम एक्रोमियम कहते हैं। दूसरा प्रवर्ध उसे हम अंशतुंड या अंशकूट या क्रोकोइड कहते हैं, कोराकोइड कहा जाता है। यानी कंटक का एक प्रवर्ध होता है अंशकूट या एक्रोमियम, दूसरा प्रवर्ध होता है अंशतुंड या क्रोकोइड कहते हैं। प्रवर्धों के पास का एक गड्ढा होता है जिसे अंश उल्लूखल कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक गड्ढा पाया जाता है जिसे हम अंशकुलन या ग्लेनोइड कैविटी कहा जाता है। कई बार ये नाम भी दे देता है ग्लेनोइड कैविटी, अंश उल्लूखल कहते हैं। इसमें परगंडिका या ह्यूमरस होता है, उसका सिर जुड़ करके स्कंद संधि बनाता है या कंदुक खल्ली का संधि बनाता है, बोल सॉकेट संधि बनाता है। तो एक बार अंश मेखला के विषय में फिर से देख लेते हैं कि इसमें 2 अर्धांश होते हैं। प्रत्येक अर्धांश को हमें अनाम का अस्थिव कहा जाता है। इसमें एक अर्धांश में 2 अस्थि होती हैं, जत्रुक या क्लेविकल, अंश मेखला या स्केपुला। तो इस प्रकार से टोटल 4 अस्थियाँ होती हैं अंश मेखला में। अंश फलक की बात करें तो ये चपटी व त्रिभुजाकार अस्थि होती है और ये दूसरी से 7वीं फसलियों को ढकती हुई वक्ष के ऊपरी पृष्ठ भाग तक पाई जाती है, यानी कंधे तक पाई जाती है। अंश फलक की ऊपरी सतह पर अंश फलक कंटक नामक उभार पाया जाता है। ऊपरी सतह पर हम बात करें तो यहाँ पर अंश फलक कंटक नामक उभार पाया जाता है। कंटक का एक प्रवर्ध है वो अंशतुंड या एक्रोमियम कहलाता है, जबकि दूसरा प्रवर्ध है वो अंशतुंड या क्रोकोइड कहलाता है। प्रवर्धों के पास एक गड्ढा होता है, उस गड्ढे को कहते हैं अंश उल्लूखल या ग्लेनोइड कैविटी कहा जाता है और इसमें परगंडिका का जो सीरा होता है वो जुड़ करके स्कंद संधि का निर्माण करता है, जिसे हम कंदुक खल्लिका या बाल सॉकेट संधि भी कहते हैं। अब ये तो होगी अंश मेखला। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्रोणी मेखला की। ये है आपकी श्रोणी मेखला। तो अंश श्रोणी मेखला या पेल्विक ग्रिडल्स भी इसे कहते हैं। इसमें 2 अस्थियाँ होती हैं, एक में तो टोटल हम बात करें तो 2 अस्थियाँ इसमें पाई जाती है और ये हमारी जांघ में पाया जाता है सामान्यतः। दोनों टांगों के बीच उदर गुहा में स्थित होता है, दोनों टांगों के बीच में उदर गुहा में स्थित हो। देखो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं और ये वाला देख सकते हैं। दोनों अर्धांश के मध्य रेखा पर परस्पर जंगन संघान द्वारा जुड़ा रहता है। यहाँ पर हम बात करें तो दोनों के मध्य है वो जंगन संघान द्वारा जुड़े रहते हैं। प्रत्येक अर्धांश वो 3 अस्थियाँ, इसमें श्रोणी अस्थि, आसना अस्थि, जंघना अस्थि भी इसे हम कहते हैं। प्रत्येक अर्धांश की बाहरी सतह पर एक गड्ढा श्रोणी उल्लूखल जिसमें उर्विका का सिर जुड़ा रहता है, यानी कि श्रोणी संधि का निर्माण करता है। तो फिर से देख लेते हैं कि श्रोणी मेखला है पेल्विक ग्रिडल, उसमें 2 अस्थियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर हम देखेंगे अभी दोनों टांगों के मध्य उदर गुहा में स्थित होता है। दोनों अर्धांश के मध्य रेखा पर परस्पर जंगन संघान द्वारा, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस हम कहते हैं, जिसे उसके द्वारा जुड़ा रहता है। ये देखो ये वाला प्यूबिक सिम्फाइसिस इसके द्वारा जुड़ा रहता है। और प्रत्येक अर्धांश में 3 अस्थियाँ, देखो श्रोणी अस्थि, आसना अस्थि, श्रोणी अस्थि, आसना अस्थि और कौन सी पाई जाती है, जंघना अस्थि। ये 3 अस्थियाँ इसमें देखने को मिलती है। प्रत्येक अर्धांश के बाहरी सतह पर एक गड्ढा जिसे हम श्रोणी उल्लूखल कहते हैं और उसमें उर्विका जुड़ करके श्रोणी संधि का निर्माण करती है। इस प्रकार से पूरा कंप्लीट हमने जो स्केलेटल सिस्टम है वो देख लिया है, जो कि आपकी 12th की जो आरबीसी की बायोलॉजी की बुक है उससे कंप्लीट मैटर इसमें समाहित किया गया है। तो एक बार फिर से मैं आपको उन चित्रों के माध्यम से बता देता हूँ क्या क्या हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले हम बात करें, देखो जो क्रोटिक की अस्थियाँ हमने देखी तो 8 अस्थियों की हमने बात की थी। देखो फ्रंटल जो आगे की ओर है, ललाटी का, ये हो गई। इसके बाद में 2 अस्थियाँ पाई जाती है, पैरेंटाइल और फिर टेम्पोरल जो कान की अस्थियाँ, फिर ऑक्सीपिटल जिनकी संख्या 1 होती है और एक यहाँ पर पाई जाती है एथोमोइड अस्थि और एक स्पिनोइड अस्थि। 2 और 2 4, 1 5 6 7 8 अस्थियाँ आपकी क्रोटी में पाई जाती हैं। फेशियल अस्थियों की बात करें तो टोटल 14 होती है। तो इसमें बात करें तो नेजल में क्या होती है, 2 अस्थियाँ, लेक्राइमल 2 होती हैं, पेलेंटाइन 2 होती है और इन्फीरियर नेजल कॉन्चा इनकी संख्या 2 होती है। जाइगोमेटिक की बात करें तो ये भी 2 होती हैं। मैगजिला, ये ऊपर वाली येलो कलर में, ये भी 2 होती हैं और ये नीचे वाली 1 अस्थि होती है मैंडिबल। और यहाँ पर वोमर होती है, ये नाक में पाई जाती है, ये भी 1 होती है। तो इस प्रकार से टोटल 14 अस्थियाँ हमारे फेस में पाई जाती हैं। इसके बाद में हमने बात की थी
जो कशेरुकाओं की, तो गिरवा कशेरुकाओं की संख्या होती है 7, थोरेसी कशेरुकाओं की संख्या होती है 12 और लंबर की संख्या होती है 5। और सेक्रम में 5 अस्थियाँ जुड़ करके एक बनाती है, सेक्रम कहती हैं। एक कोकिक्स या 4 अस्थियाँ इसमें कोकिक्स में जुड़ी रहती हैं। इसके बाद में हमने बात की थी रिब्स की, तो ये आगे वाली तो स्टर्नम हो गई, और इसमें रिब्स देखो ऊपर वाली 7 जो होती हैं 1 से 7 की तो वास्तविक फसलियाँ होती हैं, और 8, 9, 10 ये होती हैं कूट फसलियाँ, और 11, 12 जो कि मुक्त फसलियाँ कहलाती हैं। टोटल 12 जोड़ी या फिर 24 फसलियाँ पाई जाती हैं। फिर हमने बात की थी जो हाथों की अस्थियों की बात की थी, तो ये ह्यूमरस होगी जिनकी संख्या 1 होती है। इसके बाद में रेडियस अल्ना, जिसमें टोटल बात करें तो 2 अस्थियाँ होती है, तो दोनों पैरों में क्या हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, ये 1 हो जाएगी, ये 2 हो जाएंगी दोनों पैरों में। इसी प्रकार कार्पल्स की संख्या देखिए तो इसमें कितनी होती है, 8 होती है, मेटाकार्पल्स में 5 और फ्लेंजेस 14 होती हैं। तो इस प्रकार से टोटल एक हाथ में 30 अस्थियाँ और दोनों में क्या हो जाएंगी, 60 अस्थियाँ हो जाएंगी। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं, जो हमने मेखला पढ़ी है, कौन सी, अंश मेखला, तो उसमें जो ऊपर वाली ये जो अस्थि पड़ी है ये तो इसके क्लेविकल हो गया जिसे हम जत्रु कहते हैं, ये स्केपुला हो गया जिसे अंश फलक कहा जाता है। और इन दोनों में दोनों तरफ होता है, तो 2 अस्थियाँ ये हो गई, 2 अस्थियाँ इस तरफ, टोटल प्रकार की 4 अस्थियाँ पाई जाती है अंश मेखला में। ये अंगुलियों में भी हमने देख लिया है। और इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट पैरों में। पैरों में हम बात करें तो ये तो हो गया आपका देखो श्रोणी मेखला, जिसमें देखो यहाँ पर इलियम, इस्चियम और प्यूबस ये 3 अस्थियाँ पाई जाती हैं। जंगना अस्थि, अनामिका अस्थि और कौन सी हो जाएगी ये, पीछे हम देखते हैं तीसरी अस्थि कौन सी है, ये आसना अस्थि हो जाएगी। तो इस प्रकार से 3 अस्थियाँ ये श्रोणी मेखला में पाई जाती है। पैरों की बात करें तो ये ऊपर वाले फीमर होगी जो कि सबसे बड़ी अस्थि होती है, फिर ये पटेला हो गई, इसके बाद में ये टीबिया फिबुला हो गई, फिर इसमें टार्सल्स जिनकी संख्या होती है 7, मेटाटार्सल्स ये 5 होती है और फ्लेंजेस 14 होती है। इस प्रकार से एक पैर में 30 अस्थियाँ और दोनों पैरों में मिलाकर के 60 अस्थियाँ होती हैं। और इसके अलावा हमने देखो एक अस्थि देखी थी जो कंठिका अस्थि जिसे हम कहते हैं, जिनकी संख्या 1 होती है। और इस प्रकार से हमने कंप्लीट जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है उसकी हमने बात कर ली है। इसके अलावा इनसे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसके लिए लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जितने भी जो 12th क्लास के बायोलॉजी के बच्चे हैं उनको इनका लाभ मिल सके, क्योंकि अभी नेक्स्ट मंथ में जो आने वाले एग्ज़ाम हैं बोर्ड के। और इसके अलावा ये नीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीट में भी डिटेल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और रीट के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को अधिक से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।